जैन टॉक्स के 154th सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही यंग और डायनामिक स्पीकर जयपुर से जुड़े हैं। हम जब भारतीय साहित्य परंपरा यानी कि इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन की बात करते हैं तो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन इस संसार में सबसे प्राचीन साहित्य परंपरा है और उस परंपरा में बौद्धिक, वैदिक और जैन ये तीन प्रमुख तत्व हैं। ये तीन फंडामेंटल एलिमेंट्स है और इनमें भी जो जैन कंट्रीब्यूशन है उस जैन कंट्रीब्यूशन पर आज हम बात करने वाले हैं और इसीलिए हम आज के इस जैन टॉक सेशन में जुड़े हैं। In today's talk session, we will discuss about the significance of Jainism in the literary and intellectual traditions of India. And for this discussion, आज हमारे साथ मिस्टर क्षितिज जैन जुड़े हैं। मैं जैन टॉक्स के अंदर उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस टॉक सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं मिस्टर क्षितिज जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। Mr. Kshitij is currently pursuing BA Honors Sanskrit from St. Stephen's College from University of Delhi and is recently working at historicalindia.org. His literary writings have published in various literary languages and has also studied about various granths such as Samaysar, Jain Nyay, Dravya Sangrah, Jain Puranas, Kalpasutra, Apta Pariksha, etc. His articles on the new economic policy of Kashmir in Center for Policy Research and Governance and several articles on Jainism have also published. His interview has been broadcasted from Akashvani Mount Abu in 2016. Mr. Kshitij has won the Anya Kshetra Shrestha Katha Puraskar in All India Kumud Tikku Kahani Pratiyogita, and his learning has also been presented in a paper titled Panini, the greatest intellectual of Sanskrit traditions, which stood on first position and which got published in a peer-reviewed journal. So मैं फिर से एक बार क्षितिज जी का स्वागत करता हूं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर और उन्हें आमंत्रित करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के इस हाईली इंटेलेक्चुअल और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आज हमें मिलने वाला है, ऐसे टॉक सेशन की शुरुआत करें। जय जिनेंद्र क्षितिज जी। जय जिनेंद्र नील जी। आई होप पीपीटी भी सबको दिख रही होगी। तो सबसे पहले उपस्थित सभी जनों को का सादर अभिवादन, सादर जय जिनेंद्र। और सबसे उसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जैन फाउंडेशन का, श्री रमेश शाह का, श्री नील शाह का, कि उन्होंने ये अवसर आज मुझे दिया कि मैं आप सबके समक्ष कुछ बात अपनी रख सकूं, कुछ चर्चा कर सकूं। जो हमारी चर्चा का आज विषय है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ जैनिज्म इन द लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, यानी भारतीय साहित्यिक परंपरा और भारतीय बौद्धिक परंपरा में जैन धर्म का योगदान और जैन धर्म का महत्व। और जिससे पहले हम सीधा इस विषय पर आए या जिससे पहले हम सीधा इस विषय पर चर्चा करें, हमारे लिए इस चीज को समझना और इस चीज को पर सोचना आवश्यक हो जाता है कि ये टॉपिक हमारे लिए रेलिवेंट क्यों है। आखिर हम ये जान के क्या करें कि संस्कृत साहित्य में जैनियों का योगदान क्या था, या फिर हम ये जानकर क्या करें कि संस्कृत ग्रामर में जैन आचार्यों ने क्या योगदान दिया। तो जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था या जब इस टॉपिक पर मैं कुछ प्रिपेयर कर रहा था, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही चीज आई कि क्यों ना हम इस टॉपिक की रेलिवेंस को समझें और इस रेलिवेंस को समझकर ही हम इसके लिए जो एक रिक्वायर्ड पर्सपेक्टिव है वो डेवलप कर पाएंगे। तो जब इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस है उनको मैं बताऊं कि इस टॉपिक का क्या रेलिवेंस मेरे अनुसार जैनिज्म के प्रेजेंट डिस्कोर्स में होना चाहिए। और अब मैं स्लाइड शो स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने कुल मिला के 5 पॉइंट्स ऑफ रेलिवेंस इस विषय पर सोचे। सबसे पहला जो चीज मुझे लगी वो ये है कि हमारे मेन स्ट्रीम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में जैनिज्म के कॉन्ट्रीब्यूशन और जैनिज्म की सिग्निफिकेंस को लेकर या तो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है या उसका प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो अगर हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, हम इन टॉपिक्स पर परिचर्चा करेंगे, तो हम मेन स्ट्रीम इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन या मेन स्ट्रीम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में जैनिज्म के कंट्रीब्यूशन को और सशक्त तरीके से स्टैब्लिश कर पाएंगे। दूसरी चीज कि ऐसे टॉपिक्स पर बात करके हम जो जैन हेरिटेज का आइडिया है, जिसमें जैन संस्कृति, जैन समाज, जैन साहित्य और जैन बौद्धिक परंपरा, जिसमें ये सब समाहित है, उस जैन हेरिटेज को भी स्थापित कर पाएंगे जो दुर्भाग्यवश जैनिज्म के अपने खुद के सर्कल्स में ही पूरी तरह चर्चित नहीं है। तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि एक
व्यापक डिस्कोर्स या व्यापक परिचर्चा के अंतर्गत इन टॉपिक से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमको स्कोप समझ में आएगा कि हमको कहाँ कहाँ रिसर्च करना आवश्यक है या किन किन क्षेत्रों में हमें रिसर्च और शोध करने की आवश्यकता है। चौथी चीज जो हम आपस अपने अपने खुद के परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करें तो इन टॉपिक्स पर डिस्कोर्स से हमारा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। अपने खुद के साहित्य, अपने खुद के दर्शन, अपने खुद की संस्कृति के प्रति हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात कर पाएंगे और उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को डेवलप कर हमारे जो भी ट्रेडिशन है, जो भी इंटेलेक्चुअल लिटरेरी ट्रेडिशन है, उसको एक हिस्टोरिकल लेंस से देख पाएंगे। और पांचवी और सबसे व्यापक चीज कि अल्टीमेटली जो भी जैन धर्म की उपलब्धियां हैं, अभी जो भी जैन साहित्य या बौद्धिक परंपरा की उपलब्धियां हैं, वो भारतीय संस्कृति की उपलब्धियां हैं। जो भी योगदान जैन आचार्यों ने या जैन विद्वानों ने किया वो भारतीय संस्कृति के लिए किया। तो इस विषय पर जो यानी भारतीय बौद्धिक परंपरा, भारतीय साहित्यिक परंपरा में जैन धर्म के योगदान को दर्शाकर हम अल्टीमेटली इसी चीज को देख पाएंगे, इसी चीज को समझ पाएंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है, कितनी एनरिच्ड है। तो इन पांचों पर्सपेक्टिव को लेकर, इन पांचों पॉइंट्स को लेकर ही मैंने अपनी पूरी ये प्रेजेंटेशन तैयार की है और इसी पर्सपेक्टिव को लेकर मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। और जैसा कि इस टॉपिक में दिखता है, टॉपिक में दो सेगमेंट्स हैं। पहला है लिटरेरी ट्रेडिशन और दूसरा है इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। लिटरेरी ट्रेडिशन में हम 5 भाषाओं के साहित्यिक परंपरा की बात करेंगे, संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। और जब हम इन 5 भाषाओं के साहित्यिक परंपरा की बात करेंगे तो हमारा फोकस इस पर कम होगा कि किस आचार्य ने कौन सा टेक्स्ट लिखा है, और इस पर अधिक होगा कि उन टेक्स्ट के माध्यम से या उस साहित्य के माध्यम से जैन धर्म ने उस भाषा में के विकास में, उस भाषा के परिवर्तन में क्या सकारात्मक योगदान दिया और उस भाषा की संस्कृति में कैसे परिवर्तन लाने में जैन साहित्य और जैन संस्कृति महत्वपूर्ण रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संस्कृत साहित्य से। संस्कृत साहित्य के बारे में ज्यादा कुछ बोलना अपने आप में ही एक दुष्कर कार्य है, अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। भारत की सबसे प्राचीन साहित्यिक परंपरा जो रही है, जिसमें और जो सदियों तक, जो सहस्त्रों वर्षों तक हमारी बौद्धिक परंपरा की, हमारी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की संवाहिनी रही है, उसका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन रही है, उस संस्कृत भाषा में जैन साहित्यकारों ने, जैन विद्वानों ने अपनी अमूल्य सेवाएं दी, अपना अमूल्य योगदान दिया। न केवल साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के माध्यम से भी जैन साहित्यकारों ने संस्कृत भाषा को समृद्ध किया। और अगर साहित्यिक लिटरेरी सर्कल में ही बात करें, लिटरेरी स्फीयर में ही बात करें, तो जैन ऑथर्स ने महाकाव्य से लेकर चंपू काव्य, कथानक से लेकर दृश्य काव्य, जो भी उपलब्ध क्षेत्र संस्कृत साहित्य के उस समय थे, उन सब में साहित्यिक रचनाएं करके संस्कृत साहित्य को अमूल्य निधियां और अमूल्य कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो सबसे पहले अगर हमको एक ब्रीफ सर्वे देखना है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महाकाव्य से, जिसमें हमको दिखता है कि महाकाव्य के फील्ड में बहुत सारे प्रोमिनेंट जैन स्कॉलर्स हुए हैं, जैसे आचार्य जटासिंह नंदी या फिर आचार्य वीर नंदी, आचार्य असंग या फिर आचार्य जिनसेन, जिनके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ पर करेंगे। आचार्य जटासिंह नंदी 6th सेंचुरी सी में रहे और इनका जो महाकाव्य है जिसका टाइटल है वरामचरित 22 सर्गों में है और एक प्रसिद्ध काव्य है। आचार्य वीर नंदी की रचना हमको मिलती है चंद्र प्रभु चरित, जिसमें उन्होंने भगवान चंद्र प्रभु के पिछले 7 जन्मों का, पिछले 7 भवों का वर्णन किया है। कवि असंग जैन साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण कवि है, जिन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, वर्धमान चरित और शांतिनाथ चरित। इनके साहित्य की विशेषता इनका अलंकारिक प्रयोग और इनका जो लिटरेरी डिवाइस उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो इनके साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण अंश है। आचार्य जिनसेन अपने आप में जैन पौराणिक साहित्य और जैन संस्कृत साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक है, जिनका आदि पुराण भगवान ऋषभदेव के जीवन पर आधारित है। इनके शिष्य आचार्य गुणभद्र ने महापुराण पूरा किया, जिसमें बाकी 23 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र हमको मिलता है। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम धनंजय का भी है, जिनका द्विसंधान महाकाव्य एक ही समय, एक ही छंद के माध्यम से रामायण और महाभारत की कथा को दर्शाता है। द्विसंधान बेसिकली एक जेनरिक टर्म, एक विधा है, जिसमें धनंजय ने अपना काव्य लिखा था। ये अपने आप में जैनिज्म का एक स्पेशल लिटरेरी अचीवमेंट है। आचार्य हेमचंद्र जैन बौद्धिक परंपरा के सबसे महान नामों में से एक, इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, कुमारपाल चरित और त्रिषष्टि शलाकापुरुष। जो पहला वर्क है कुमारपाल चरित, वो चालुक्य राजा कुमारपाल के जीवन पर है, जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। और वही जो दूसरा है त्रिषष्टि शलाकापुरुष, वो जैन माइथोलॉजी के 63 शलाकापुरुषों के जीवन पर आधारित है। एक और बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि हमको मेघ विजय गणी के शताब्द काव्य में मिलती है, जिसमें उन्होंने एक सिंगल छंद का 100 वेज में इंटरप्रिटेशन किया है।
एक सिंगल वर्क को 100 डेज में उन्होंने इंटरप्रेट किया है। उनके सप्त संधान में भी यही उनकी साहित्यिक उपलब्धि है, जिसमें उन्होंने एक साथ 7 कहानियां नरेट की है अपने ब्रिलियंट लैंग्वेज और डिक्शन के माध्यम से। इसके अलावा भी बहुत सारे महाकाव्य में महत्वपूर्ण जैन लेखक रहे, जैसे वाग्भट, अभयदेव सूरी या फिर अमरचंद्र सूरी। स्तोत्र काव्य या फिर जिसको हम स्तुति काव्य बोलते हैं, वो संस्कृत साहित्य को जैन आचार्य को दिया गया हुआ एक अपने आप में यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। और स्तुति काव्य न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उनमें जो दार्शनिक तत्व जैन आचार्यों ने समाहित किए, वो उनको अपने आप में दर्शन का पूरा आधार बनाता है। इसका अगर हमको एग्जाम्पल देखना हो तो आचार्य समंतभद्र से अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता, जो जैन लॉजिक के ऑगमेंटर माने गए हैं, जिन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, लेकिन दुर्भाग्यवश आज उनके कुछ ही टेक्स्ट हमको मिलते हैं। इन्होंने 2 स्तोत्र लिखे, देवागम स्तोत्र और स्वयंभू स्तोत्र। देवागम स्तोत्र, जिसे आप मीमांसा भी कहा जाता है, उसने जैन लॉजिक के लिए एक आधारशिला स्थापित की, जिस पर आचार्य अकलंक देव ने अष्टशती और आचार्य विद्यानंद देव ने अष्टसहस्त्र लिखी। सिद्धसेन दिवाकर एक और महान जैन लॉजिशियन हुए, जो श्वेतांबर ट्रेडिशन के थे। सिद्धसेन और आचार्य समंतभद्र दोनों को श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में मान्यता है। भक्तामर स्तोत्र जो आचार्य मानतुंग का है, जिसका पाठ हम में से बहुत लोग हर रोज करते होंगे, उसके साहित्यिक महत्व को लेकर जितना कहा जाए उतना कम है। 48 खंडों के माध्यम से ऋषभ देव भगवान की जो स्तुति मानतुंग ने अपने काव्य में की है, वो भक्तामर स्तोत्र को स्तुति काव्य के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक बनाता है। शोभन एक और महत्वपूर्ण जैन स्तुति काव्य के लेखक, जिन्होंने चतुर्वंशिका नाम से अपना स्तोत्र काव्य लिखा। गद्य काव्य, अब हम बात करें गद्य काव्य की, तो गद्य काव्य भी संस्कृत साहित्य में काफी प्रचलित रहा है, जिसमें बाण भट्ट की कादम्बरी अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है। एक हमको महत्वपूर्ण गद्य काव्य मिलता है धनपाल का, जिसका नाम था तिलक मंजरी। ऐसा जो इसके पीछे कहानी चलती है कि धनपाल के जो पेट्रन राजा थे, जो प्रश्रयदाता राजा थे, उन्होंने गुस्सा होकर इस मैन्युस्क्रिप्ट को दिलवाने का आदेश दिया, लेकिन क्योंकि धनपाल की जो बेटी थी उनको ये पूरा काव्य याद था, पूरा गद्य काव्य याद था, तो उसकी सहायता से धनपाल ने पूरा गद्य काव्य वापस लिख दिया और इसलिए उसका नाम तिलक मंजरी पड़ गया। वादी भी समूह गद्य चिंतामणि के लेखक थे, जो उत्तर गुणभद्र के उत्तर पुराण पर आधारित है। इस काव्य पर, इस ग्रंथ पर बाण भट्ट का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। कथानक साहित्य यानी स्टोरी लिटरेचर में भी जैन साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया। सेक्युलर यानी लौकिक विषयों के अलावा आध्यात्मिक और नैतिक विषय, जो जैन एथिक्स के विषय है, उन पर भी जैन लेखकों ने कहानियां लिखी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें हमको मिलता है पूर्णभद्र का, जिन्होंने पंचतंत्र को रिवाइज करके उसमें 21 स्टोरीज ऐड की। सोमचंद्र ने कथा महोदधि का लेखन किया सन 1448 में, जिसमें अधिकतर कहानियां इसकी बेसिकली जैन स्पिरिचुअल और एथिकल वैल्यूज को लेकर। चंपू लिटरेचर नो डाउट जैन साहित्य का या जैन संस्कृति का संस्कृत साहित्य को एक बहुत बड़ा योगदान है। और चंपू एक यूनिक फॉर्म है जिसमें पोएट्री और प्रोज, गद्य और पद्य दोनों का मिक्सचर रहता है। सबसे महत्वपूर्ण चंपू साहित्य का ग्रंथ जो जैन समाज से हमको मिलता है, वो है यशस तिलक चंपू, जिसके लेखक थे सोमदेव सूरी। ये ग्रंथ उन्होंने 1951 सीई के आसपास लिखा। दृश्य काव्य यानी ड्रामा, जैन ड्रामा की स्पेशल बात यह है कि सेक्युलर स्टोरी प्लॉट, लौकिक स्टोरी प्लॉट में वे प्रोफाउंड स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म को इंफ्यूज करके अपनी कहानियां लिखते हैं। जैन ड्रामा की जो प्लॉट है वो हीरोइक स्टोरीज भी है और वो स्पिरिचुअल प्लॉट भी है। एक अच्छा एग्जांपल इसका रामचंद्र के प्लेस है। ये कहता है कि ये वन आइड पीपल थे हेमचंद्र के, और इन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे। इनके जो कुछ ड्रामा हमको आज मिलते हैं वो है नल विलास, रघुविलास, राधा अभ्युदय, वन मालिका आदि आदि। इन्होंने नाट्य दर्पण नाम से नाट्य शास्त्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जो जैन साहित्य का ड्रामाटर्जी को एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। रामभद्र वादिराज सूरी के शिष्य थे और इनके प्ले का नाम है प्रबुद्ध रोहिणी। जैसे पहले भी बात हुई, जैन साहित्यकारों ने लौकिक विषय में अध्यात्म को जोड़ा, और यह हमको दिखता है यशपाल के मोह पराजय में, जिसमें एक राजा कुमारपाल द्वारा मोह की पराजय को एक एलेगोरिकल यानी एक प्रतीकात्मक स्वरूप दिया गया है मोहनीय कर्म की पराजय को, जो जैन धर्म में एक स्पिरिचुअल आइडिया है। इसके बाद अगर ये एक छोटा सा सर्वे हमने किया, तो अब अगर हम जैन साहित्य की संस्कृत साहित्य में इन्फ्लुएंस की बात करें, तो इसमें हमको एक चीज समझ में आती है कि जैन साहित्यकारों ने नॉवल इंट्रोडक्शन यानी संस्कृत साहित्य में नवीन प्रयोग। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है आदि पुराण, जिसमें प्राकृत छंदों में संस्कृत काव्य लिखा गया। इसके कारण ही डॉक्टर नागर अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि जैन पोएटिक कंपोजिशंस आर फैसिनेटिंग इन स्पिरिट एंड चार्मिंग इन पोएटिक क्राफ्ट्समैनशिप। एक दुर्भाग्य की बात यह रही कि जैन साहित्यकारों को अपने कम्युनिटेरियन सर्कल यानी अपने धार्मिक सर्कल के बाहर उतना कॉपरेशन बाकी साहित्यकारों से नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था।
एक बहुत बड़ा योगदान जो जैन साहित्यकारों ने संस्कृत साहित्य में किया वो था उनकी ग्रेविटी और इमेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसा हमने जो पीछे एक छोटा सा सर्वे देखा, उससे भी आपको ये चीज समझ में आती है कि कैसे संस्कृत साहित्य के लगभग सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी विधाओं में जैन साहित्यकारों ने रचनाएं करके अपने फील्ड को डाइवर्सिफाई किया और संस्कृत साहित्य के हर क्षेत्र को समृद्ध किया, और ये अपने आप में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। एक और अगर हम योगदान की बात करें तो वो ये है कि जैन साहित्यकारों ने हेल्दी कॉम्पिटिशन, एक स्वस्थ बौद्धिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, जिसमें उनके साथ साथ जो उनके काउंटर पार्ट उस समय ब्राह्मणिक या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के रहे होंगे, उन सब ने एक साथ बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उनमें एक बौद्धिक प्रतिस्पर्धा चली, जिससे अल्टीमेटली संस्कृत साहित्य का ही लाभ हुआ। जो संस्कृत साहित्य जैनों ने रचा है उसका अपने आप में ऐतिहासिक महत्व भी है। और जैसा उपिंदर सिंह अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, अर्ली मिडिवल इंडिया में लिखती हैं, जैन संस्कृत काव्य हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री राइटिंग का एक अंडर यूटिलाइज सोर्स है, जिस पर हमको काम करने की आवश्यकता है भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को और अच्छे से समझने के लिए। और इसके बाद अगर हम जैन पुराणों की बात करें तो जैन पुराणों में हमको बौद्धिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर होता हुआ कल्चरल इंटरेक्शन दिखता है। जैन पुराणों ने जो संस्कृत काव्यों को अपनी लेगेसी दी है वो न केवल एक अहिंसा मूलक काव्य के रूप में दी है, बल्कि जो उन्होंने लिटरेरी अचीवमेंट किए वो अपने आप में संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने वाले थे। और इस सेक्शन को मैं डॉक्टर नागर के ही वर्ड से समाप्त करना चाहूंगा, जो कहते हैं कि एनी स्टडी ऑफ द संस्कृत क्लासिक्स will remain therefore incomplete without a deep engagement with massive Jain literature in Sanskrit। जो दूसरा टॉपिक हम लेते हैं वो है प्राकृत, जिसमें अपभ्रंश साहित्य को भी हम इंक्लूड करते हैं। प्राकृत साहित्य में जैन धर्म के योगदान पर अधिक कहने की कुछ आवश्यकता मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो जैन धर्म का सारा प्राचीन साहित्य वो प्राकृत में रचा गया है, चाहे वो श्वेतांबर सेक्ट के सूत्र हो या फिर वो दिगंबर सेक्ट के अर्ली टेक्स्ट जैसे शक्सलडागम हो, वे सभी प्राकृत भाषा में रचे गए हैं। और वो जैन साहित्यकारों ने न केवल प्राकृत को प्रश्रय दिया है, अपितु उसके संश्रय के लिए, उसके संवर्धन के लिए भी काम किया है। यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि प्राकृत कोई सिंगुलर लैंग्वेज नहीं है, बल्कि प्राकृत एक जेनेरिक टर्म है जो बहुत सारी उन लोकल लैंग्वेजेस को दिया गया है जो संस्कृत के साथ साथ सहअस्तित्व में रहती होंगी। प्राकृत जो भाषाएं थी वो जो आम आदमी था, जो कॉमन मैन था, उसके एक्सप्रेशन का मीडियम रही होंगी, और उनको नाम उनके क्षेत्र के अनुसार दिया गया, जैसे मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, कशाची। आचार्य जिनसेन ने अपने आदि पुराण में 16 प्रकार की प्राकृतों का वर्णन किया है। और हमको अब जो रिसेंट स्टडी हो रही है उसके माध्यम से हमको ये भी पता चलता है कि वैदिक साहित्य में भी प्राकृत भाषाओं के एलिमेंट्स मौजूद हैं, और प्राकृत भाषा का संस्कृत के लेक्सिकन और लिंग्विस्टिक यानी भाषिक और सांस्कृतिक प्रयोगों में भी प्राकृत का हमको प्रभाव दिखता है। और ये बात हमने पहले भी की थी कि जो अर्लीस्ट अवेलेबल जैन कैनन्स हैं वो अर्धवाग्दी में लिखे गए थे, जबकि जो बाद में जैन प्राकृत टेक्स्ट थे उनको महाराष्ट्री में लिखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज हमको जैन प्राकृत व्याकरण दिखता है वो हेमचंद्र आचार्य का है, जो उनके सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन का 8वां चैप्टर है। और उसी प्रकार प्राकृत में उपलब्ध जो एकमात्र काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जो एकमात्र पोएटिक ट्रीटीज है अलंकार दप्पन, उसकी भी ऑथरशिप जैन सोसाइटी को बिलोंग करती है, और वो मोस्ट प्रोबेबली 9th सेंचुरी के अपभ्रंश पोएट स्वयंभू द्वारा रचा गया था। अपभ्रंश की बात की जाए तो अपभ्रंश भी एक प्रकार से एक फॉर्म ऑफ प्राकृत था, जो प्राकृत और भाषा जो बाद में नॉर्थ इंडिया में डायलेक्ट बनी उनके बीच की ट्रांजिशनल स्टेज थी, और इसीलिए उसको देसी भी कहा गया। प्राकृत के समान ही अपभ्रंश साहित्य में भी बाकी सेक्ट, बाकी समुदायों द्वारा योगदान दिया गया, लेकिन जैनों ने ही मुख्यतया प्राकृत में अपभ्रंश में अपना योगदान दिया। अपभ्रंश भाषा में बहुत सारे जैन पुराण लिखे गए जो उस भाषा के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में से एक में सम्मिलित है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो स्वयंभू देव का पौंचर्य होगा, या फिर चतुर्मुख देव का पौंचर्य होगा, जो आज हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। हमको कई सारे पुराण अपभ्रंश भाषा में दिखते हैं, जैसे भट्टारक यश कीर्ति का पांडव पुराण जिन्होंने 1497 में लिखा, या फिर पार्श्व पुराण जो पद्म कीर्ति ने 999 में लिखा। एक बहुत महत्वपूर्ण जैन अपभ्रंश कवि हुए रईदू, जिन्होंने पद्म पुराण और हरिवंश पुराण के अपने वर्जन तैयार किए, और उसके अलावा पार्श्व पुराण का भी एक वर्जन 15 से 16 सेंचुरी के बीच में तैयार किया। एक और भी महत्वपूर्ण जो हमको टेक्स्ट मिलता है अपभ्रंश में वो है पुष्पदंत का महापुराण, जो 63 शिलाका पुरुषों के जीवन से संबंधित है।
पुष्पदंत का समय 10th सेंचुरी ही माना जाता है। तो इसमें मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो जैन साहित्यकारों ने प्राकृत और संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश को जो योगदान दिया या उनके संशय के लिए जो काम किया, वो उनके प्रोसेस ऑफ वर्नाकुलराइजेशन में इंपॉर्टेंट को दर्शाता है। जो क्षेत्रीय भाषाएं जो संस्कृत के साथ साथ अस्तित्व में थी, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास और उनकी संवर्धन में जो योगदान जैनों ने दिया, जो प्रोसेस ऑफ वर्नाकुलराइजेशन को जैनों ने इनिशिएट किया, वो पूरे भारतीय साहित्यिक परंपरा में उनका एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उसमें एक डिटेल डिस्कस आगामी सेक्शन में होगा। तीसरा टॉपिक, जो तीसरी साहित्यिक परंपरा हम वो लेंगे जो है तमिल लिटरेचर। तमिल द्रविडियन फैमिली की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका इतिहास अपने आप में पुराना है। बहुत सारे विद्वानों जैसे जॉर्ज कॉडवेल ने एक साहित्य को क्लासिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन वो एक पूरा ही डिफरेंट विषय है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि तमिल भाषा की अपनी एक बहुत अच्छी एंटिक्विटी रही है। कुछ स्कॉलर जैसे असीम कुमार चक्रवर्ती, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, उनका मानना है कि जो भी प्राचीन तमिल टेक्स्ट है वो सारे जैन ऑथरशिप के हैं और वो उनके लेखक जैन थे। चक्रवर्ती का मानना है कि जो एंशिएंट टेक्स्ट जैसे टोलकाप्पयम, कुरल या फिर नलदियार, उन सब की ऑथरशिप जैन है, और इसके लिए वो हमारे सामने कई सारे इंटरनल एविडेंस भी रखते हैं, जो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात की जाए टोलकाप्पयम की, तो ये तमिल में उपलब्ध प्राचीनतम ग्रामेटिकल ट्रीटीज में से एक है, जिसमें और जिसके लिए चक्रवर्ती ने ये एविडेंस दिया है कि इसमें जीवों का क्लासिफिकेशन उनके इंद्रियों के बेसिस पर है, जो जैन धर्म का एक यूनिक आइडिया है कि इन जीवों को एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय के रूप में जो क्लासिफाई जैन धर्म ने किया है, वो हमको टोलकाप्पयम में दिखता है। इसके आधार पर वो इसकी ऑथरशिप को जैन मानते हैं। इस ग्रंथ में कुल मिला के 3 चैप्टर्स हैं और 1162 सूत्र है। और ये ग्रंथ बाद में जो तमिल ग्रामर की ट्रीटीज लिखी गई, उनके लिए एक ये आधार बना। कुरल शायद अनआर्ग्यूबली पूरे तमिल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ। कुरल बेसिकली एथिकल वैल्यूज पर फोकस करता है, और चक्रवर्ती के अनुसार पूरे ग्रंथ में अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा का दर्शन हमको दिखता है। इस ग्रंथ की ऑथरशिप तमिल क्षेत्र के हर रिलीजियस सेक्ट द्वारा की जाती है। इस पुस्तक में कुल मिला के 3 पार्ट है, 135 चैप्टर है, जिसमें हर चैप्टर 10 वर्ष को कंटेन करता है। चक्रवर्ती इसके लिए भी इंटरनल एविडेंस पॉइंट आउट करते हैं। उनका मानना है कि जो 3 चैप्टर्स बुक के हैं वो धर्म, अर्थ और काम पर बेस्ड है, लेकिन ये जो धर्म, अर्थ और काम के चैप्टर्स है, जो ये अध्याय है, ये अहिंसा के पर्सपेक्टिव में कुरल में इंटरप्रेटेड किए गए हैं। इसके अलावा भी ऑथर एक और चीज पॉइंट आउट करते हैं कि जो धर्म का अध्याय है इस कुरल में, उसमें लेखक कहता है कि मांस खाना और मांस त्यागना और पशु हत्या करना 1000 यज्ञ करने से अच्छा है। तो इसके आधार पर वो इसमें जैन वैल्यूज को खोजते हैं। एक और एविडेंस जो उन्होंने दिया है वो यह है कि एक जैन ग्रंथ नीलकेशी पर एक जैन कमेंट्री में कुरल को आर स्क्रिप्चर या हमारा स्क्रिप्चर कहकर रेफर किया गया है, जो उसकी जैन ऑथरशिप को दिखलाता है। नलदियार ये भी कुरल की तरह एथिकल वर्क है और तमिल साहित्य का अर्लीस्ट डायडेक्टिक वर्क इसको माना जाता है। इसमें 8000 वर्सेज है, और इसके पीछे एक कहानी है कि नॉर्थ इंडिया से 8000 जैन मुनि दक्षिण भारत में प्रवास के लिए आए, और जब जिस राजा के प्रश्न में वे रुके हुए थे, जब उस राजा ने उनको वहां रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने भूज पत्र पे एक एक वर्स लिखा और अपनी जगह पर छोड़ के वे चले गए, और यही 8000 वर्सेस बाद में ये नलदियार नाम के टेक्स्ट में कंपाइल किए गए। इस कहानी की हिस्टोरिसिटी, इस कहानी की ऐतिहासिकता हम समझ सकते हैं कि बहुत कम है, लेकिन हाँ, ये अपने आप में तमिल साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा अगर हम देखें इन तीन ग्रंथों के अलावा प्राचीन तमिल साहित्य में 5 महाकाव्य दिखते हैं, जिसमें से 3 की ऑथरशिप जैनों की है, शिलापट्टिकरम, वलयपदी और चिंतामणि। शिलापट्टिकरम एक पॉपुलर स्टोरी है जो कोवलन और कनक्की की प्रेम कथा पर आधारित है। वलयपदी एक अनपब्लिश्ड जैन वर्क है, जिसकी कुछ कविताएं जब प्रकाशित हुई तो इससे ये पता चला कि ये जो ग्रंथ है ये तमिल क्षेत्र के महान जैन आचार्यों के जीवन पर आधारित रहा होगा। चिंतामणि पूरे तमिल जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और इसका समय आलवर पीरियड यानी आलवर साहित्य काल का माना जाता है। जो इसकी स्टोरी लाइन है वो किंग जीवकन पर, जो राजा जीवकन की जीवन पर आधारित है, और इसमें जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को पूरे प्लॉट में दर्शाया गया है। चिंतामणि की जो साहित्यिक महत्व है, जो साहित्यिक प्रकर्ष है, वो अजैन साहित्यकारों ने, अजैन स्कॉलर्स ने भी एक्सेप्ट किया है, और जो शैव विद्वान बाद के समय में हुए, उन्होंने चिंतामणि की साहित्यिक प्रकर्षता को माना है। इसके अलावा हमको कई सारे माइनर वर्क जैसे नरिविरुत्तम, यशोधर काव्यम, बृहत कथा भी मिलते हैं, जो
जिनकी ऑथरशिप सर्टेनली जैन समाज से बिलोंग करती है। अगर हम अब बात करें जैनिज्म के इन्फ्लुएंस और कॉन्ट्रीब्यूशन की तमिल साहित्य में, तो इस पर रिसेंट टाइम में टकानोबु तकाहाशी और क्रिस्टोफ एमरिक ने काफी अच्छी स्टडीज की है। क्रिस्टोफ एमरिक मानते हैं कि तमिल साहित्य में जैनों ने 7 प्रकार के रोल प्ले किए और उनके अनुसार जो जैन ऑथर्स है वो एजेंट्स ऑफ हिस्ट्री है। इसके अलावा उनके अनुसार तमिल साहित्य में जैनों का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो एडुकेटर्स का है, या तो ज्ञान विज्ञान की विषयों का, या फिर एथिकल कंडक्ट, या फिर धार्मिक आचार का। तो उनके अनुसार बेसिकली तमिल साहित्य में जैनों को एडुकेटर्स या फिर प्रोपोगेटर्स के रूप में दर्शाया गया है। और उनके अनुसार बहुत सारे लेखकों के लिए जो जैन पात्र था वो अपने साहित्यिक इतिहास को प्रारंभ करने के लिए सबसे आइडियल था। और वही दूसरी तरफ ताकाहाशी ने एक रीअसेसमेंट किया है तमिल लिटरेचर का, जिसमें हमको समझ आता है कि जैन जो तमिल जैन साहित्य है उसका नेचर क्या है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन किस लिए है। ताकाहाशी जैसे जो टेक्स्ट है जैसे शिलापतिकरम या फिर कुरल, उनका एग्जांपल लेते हैं और कहते हैं कि इनमें से कोई टेक्स्ट हमको इस चीज का डिसीजन प्रमाण देता ही नहीं है कि इनको किसी जैन ने लिखा होगा। अगर हम पेरुन कटाई और चिंतामणि को छोड़ दें, उनको अपवाद के रूप में मान लें, तो इसके अलावा पूरे तमिल साहित्य का कोई ग्रंथ नहीं है जिसको देख के हम ये डिसीजन निश्चित रूप से कह सके कि इसका लेखक कोई जैन रहा होगा। कुरल जिसकी बात चक्रवर्ती अश्विन कुमार चक्रवर्ती करते हैं, उसमें भी ताकाहाशी ये पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें ब्राह्मणिकल और अजैन एलिमेंट भी काफी है, जिसके कारण इसकी जैन ऑथरशिप को पर हम डिसीजन नहीं ले सकते। वही दूसरी तरफ उनके अनुसार जो तमिल क्षेत्र में उस ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए वो अपने प्रोपोगेशन में क्लियर है, वे अपने सेक्ट्रियन इंक्लिनेशन में क्लियर है। उनको देख के आप कह सकते हैं कि ये ब्राह्मणिकल फेथ का, ये बुद्धिस्ट फेथ का रहा होगा। इसी आधार पर उनका ये आर्गुमेंट है, उनका ये कहना है कि जैन लेखकों ने धार्मिक विषयों पर न लिखकर जनरल टॉपिक पर, लौकिक सामान्य विषयों पर लिखा, ताकि उनको एक वाइडर सर्कल ऑफ रीडर, एक बड़ा पाठक वर्ग मिले। और इसके कारण वे मानते हैं, ताकाहाशी मानते हैं कि तमिल साहित्य में जैन ऑथरशिप के 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला कि जो उनका प्रमुख उद्देश्य था वो अपने फेथ का प्रोपोगेशन यानी अपने धर्म का प्रचार नहीं था। दूसरा कि जो विषय उन्होंने लिए वे विषय भी जैनिज्म से संबंधित ना होकर जनरल टॉपिक्स थे। तीसरा, इसी कारण जो टेक्स्ट उन्होंने रचे वो अपने फेथ से एक्सक्लूसिवली डील ना करते हुए बाकी फेथ को भी मेंशन करते हैं, उनके आइडियाज को मेंशन करते हैं। और चौथा, अगर हम बाकी सेक्ट की तुलना में जो तमिल जैनों द्वारा रचित ग्रंथ हैं उनकी एक जैन कलरिंग, जैन सेक्ट्रियन कलरिंग हमको नहीं मिलती। और इसको फर्दर वो टोकला फैम के एग्जाम्पल समझाते हैं, जिसमें जैन साहित्य का तो रेफरेंस है ही, लेकिन जिसमें हिंदू आइडियोलॉजीज के भी एम्पल रेफरेंसेस है, बहुत सारे उदाहरण है। और ताकाहाशी के अनुसार ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई विरोधाभास इसलिए नहीं है क्योंकि एक जैन साहित्यकार ही, एक जैन ऑथर ही बाकी सेक्ट की फिलॉसफी को अपने टेक्स्ट में इंक्लूड कर सकता था, बाकी विचारधाराओं, बाकी धार्मिक फिलॉसफीज के विचारों को अपने टेक्स्ट में समाहित कर सकता था। और इसलिए वो यहां तक कह देते हैं कि इफ अ वर्क डज नॉट शो एनी इंक्लिनेशन टू और एनी टेंट पर्टिकुलर टू अ स्पेसिफिक रिलीजन, इट इज बाय अ जैन। यानी अगर किसी ग्रंथ का हमको साफ साफ धार्मिक इंक्लिनेशन नहीं दिख रहा तो वो ग्रंथ एक जैन साहित्यकार द्वारा रचा गया है। और इसी पॉइंट पर हम समझते हैं कि सबसे बड़ा योगदान जो जैनों का तमिल साहित्य को था वो ये था कि उन्होंने धार्मिक प्रोपोगेशन को अपनी प्रायोरिटी न बना के, धार्मिक प्रचार को अपना महत्वपूर्ण बिंदु न बना के, साहित्यिक प्रकर्ष और अपने साहित्यिक वर्ग को बढ़ाने को अपना मेन ऑब्जेक्टिव बनाया, जिसके कारण तमिल साहित्य काफी उनके द्वारा समृद्ध हुआ। इसमें एक अनेकांतिक दृष्टि भी हमको दिखती है, जिसके माध्यम से जैन साहित्यकारों ने बाकी दर्शनों के विचारों को, बाकी दर्शनों के सिद्धांतों को अपने टेक्स्ट में इंक्लूड कर दिया। अब हम अगर बात करें कन्नड़ लिटरेचर की, तो कन्नड़ प्राचीन द्रविडियन भाषाओं में से एक है और इसकी जो सेपरेट एंटिटी है वो हमको 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड मिलती है। इस भाषा, इस एंशिएंट लैंग्वेज की जो एंटिक्विटी है या इसकी जो लिटरेरी हिस्ट्री है उस पर इतना स्कॉलरली काम नहीं हुआ है, उसको इतना स्कॉलरली अटेंशन नहीं मिला है जितना वो मेरिट करती थी, जितना वो डिजर्व करती थी। हाल के समय में शेल्डन पोलॉक ने इसके साहित्यिक इतिहास पर, इसकी साहित्यिक एंटिक्विटी पर काफी महत्वपूर्ण काम किया है और उनकी जो किताब है लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैन, वो इस नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कन्नड़ साहित्य की एंटिक्विटी को दर्शाया गया है। लेकिन अपने वर्क में शेल्डन पोलॉक यह आर्ग्यू करते हैं कि प्राचीन कन्नड़ साहित्य या प्राचीन कर्नाटक की
संस्कृति में जैनों का कोई योगदान नहीं था। वे यहाँ तक कहते हैं कि जैनिज्म हैज लिटिल और नथिंग टू डू विद द अर्ली कन्नड़ लिटरेचर और देयर इज नथिंग टू शो दैट वर्नाकुलराइजेशन वाज प्रिंसिपली ड्रिवन बाय जैन। इनके विचारों को सुनकर लगता है कि प्राचीन कन्नड़ साहित्य में जैनिज्म पूरी तरह इररिलेवेंट और अप्रासंगिक था, लेकिन ऐसा केस नहीं है। हम्पा नागराजिया ने इन आर्ग्यूमेंट्स को रेफ्यूट करने के लिए, यानी इन तर्कों को खंडित करने के लिए जैनिज्म के कल्चरल प्रभाव को दर्शाया है। और उनके अनुसार सबसे पहली जो चीज इसमें है वो है रवि कीर्ति का प्राचीन बादामी चालुक्यों के साम्राज्य में प्रभाव। रवि कीर्ति ने सबसे पहले जिनेंद्र भावना लिखी थी 634 सी में, और उनकी ऐहोल इंस्क्रिप्शन संस्कृत साहित्य के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्टोरियन पीएन नरसिम्हा मूर्ति के अनुसार जो केन डायनेस्टी है वो भी जैनिज्म को फॉलो करती थी, और जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है उनके अनुसार साउथ कनाडा कोस्ट पर 5th सेंचुरी सीई से पहले जैन धर्म का सांस्कृतिक प्रभाव उपस्थित था। जो कदम डायनेस्टी थी, जो कदम वंश था, वो भी जैन धर्म को पेट्रोनाइज करता था, और उसने बहुत सारे मंदिरों और बहुत सारे तीर्थों के निर्माण के लिए जैन समाज की सहायता की थी। और इसी बेस पर हम्पा नागराजिया ये आर्ग्यू करते हैं कि जो हालमेडी इंस्क्रिप्शन है, जिसका अपना एक हिस्टोरिकल महत्व है और जिसके बेसिस पर पोलॉक ये कहता है, पोलॉक ये कहते हैं कि कन्नड़ साहित्य में जैन धर्म का कोई योगदान नहीं, वो हालमेडी इंस्क्रिप्शन एक जैन सांस्कृतिक माहौल में, एक जैन सांस्कृतिक वातावरण में ही लिखी गई थी। अब जब हमने एक तरफ जैनों के सांस्कृतिक प्रभाव की बात कर ली है, तो हमको थोड़ा बहुत ये देखना चाहिए कि साहित्यिक क्षेत्र में जैन धर्म के मुख्य योगदान क्या रहे। अगर हम सबसे प्राचीन कन्नड़ टेक्स्ट को देखें तो उसमें ये साफ दिखता है कि या तो वो सीधे सीधे जैन धर्म से संबंधित है या उसका इन्फ्लुएंस उनमें। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अमोघ वर्ष ने जो कविराज मार्ग लिखा, जो कन्नड़ साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, उसमें उन्होंने कई सारे अपने से प्राचीन पूर्वोत्तर कवियों का नाम लिया है, जिसमें एक नाम है श्री विजय का। और श्री विजय ने दो पुराण लिखे, चंद्रप्रभ पुराण और रघुवंश पुराण, जिनकी परवर्ती साहित्यकारों ने बहुत प्रशंसा की है। दुर्भाग्य से ये दोनों ही पुराण आज हमारे सामने उपलब्ध नहीं होते। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम है वो है तंबुलाचार्य का चूड़ामणि, जिसमें उन्होंने 84,000 वर्ष, 84,000 वर्सेस लिखे हैं, जो अपने आप में एक साहित्यिक अचीवमेंट है। 17वीं शताब्दी के एक कन्नड़ ग्रामेरियन भट्ट अकलंक ने तो इसको कन्नड़ साहित्य का सबसे महान ग्रंथ तक कह दिया है। 10वीं शताब्दी का जो पीरियड था वो कन्नड़ साहित्य का गोल्डन पीरियड यानी स्वर्णिम काल माना जाता है। और इसी काल में हमारे सामने आते हैं रत्नत्रय, यानी द गोल्डन ट्रायो ऑफ 3 जैन पोएट्स, जो कन्नड़ साहित्य के सबसे महान पोएट्स में गिने जाते हैं, जो है पंपा, पोन्ना और रन्ना। पंपा कन्नड़ साहित्य के महानतम साहित्यकारों में से एक। उन्होंने दो ग्रंथ लिखे, आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय। आदि पुराण जिनसे इनके आदि पुराण से अपनी स्टोरी बोरो करता है, लेकिन पंपा की साहित्यिक क्षमताओं ने उसको एक पुराण से अधिक काव्य के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जो उनका पंपा भारत है वो महाभारत की स्टोरी पर आधारित है, जिसमें उन्होंने अपने पैटर्न अरिकेशरी को अर्जुन के साथ आइडेंटिफाई किया है। इस वर्क का भी कन्नड़ लिटरेचर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पंपा का अगर हम कन्नड़ साहित्य में प्रभाव देखें तो ए.एन. उपाध्याय को यहाँ पर कोट करना बिल्कुल ठीक होगा, जो कहते हैं कि पंपा इज राइटली मेंशन्ड एज द फादर ऑफ कन्नड़ पोएट्री एंड इट्स एंड्योरिंग मास। इस रतन त्रय के जो अगले कवि थे वो है पोन्ना, जो पंपा के समकालीन थे। इनको कृष्ण तृतीय द्वारा कवि चक्रवर्ती का टाइटल दिया गया था, और इनके दो हमको आज ग्रंथ उपलब्ध है, शांति पुराण और जय शर्माले। इनका भूमि का आरंभ अभ्युदय अभी तक मिला नहीं है। पंपा और पोन्ना भले ही कंटेम्पररी थे, समकालीन थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का वर्णन अपने अपने काव्य ग्रंथों में नहीं किया है। रन्ना 993 इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से आज हमारे सामने केवल आदित्य पुराण और साहस भीम विजय उपलब्ध है। इनके परशुराम चरित और चक्रेश्वर चरित समय के साथ नष्ट हो गए हैं, आज हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। इनका एक बहुत ही एलोक्वेंट, बहुत ही अलंकारिक स्टाइल है, और इनका भाषिक प्रयोग अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है, जिसके कारण इनको कन्नड़ साहित्य में बहुत प्रतिष्ठा मिली है। अगले साहित्य का जो हमको देखना चाहिए वो है च्यावन राय, जो मुख्यतया प्रसिद्ध है श्रवण बेलगोल में 57 फीट ऊंची बाहुबली की प्रतिमा की स्थापना के लिए। लेकिन जितने बड़े ये जैन धर्म के श्रावक थे, उतने ही बड़े ये साहित्यकार भी थे, जिनका त्रिशष्टि लक्षण महापुराण गुणवज्र के महापुराण का एक रनिंग समरी है, उसका संक्षिप्तीकरण है। लेकिन क्योंकि ये कन्नड़ के प्राचीनतम गद्य ग्रंथों में से एक है, इसलिए इसका अपना एक साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व है।
जैन धर्म से संबंधित कन्नड़ इंस्क्रिप्शन हमको 5th और 6th सेंचुरी सी से मिलती है, जिनका कन्नड़ भाषा के साहित्यिक इतिहास में अपना योगदान है। हम्पा नागराजा इसमें ये लिखता है कि इन इंस्क्रिप्शंस ने अपने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स यानी अपने यूनिक कैरेक्टर्स के माध्यम से कन्नड़ साहित्य को एनरिच किया है, उसको समृद्ध किया है। अब अगर कन्नड़ साहित्य में जैनों के योगदान की बात करें तो उनका सबसे पहला योगदान ये था कि उन्होंने कन्नड़ भाषा में विभिन्न क्षेत्रों में ग्रंथों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। ग्रामर से लेके काव्य शास्त्र और काव्य से लेके इतिहास और पुराण, सभी क्षेत्र साहित्यकारों ने अपने ग्रंथ लिखे। और अर्लीस्ट पायनियर्स जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के यानी पांडुलिपि लेखन, पांडुलिपि संरक्षण के जो सबसे पहले प्रश्नदाता कन्नड़ क्षेत्र में थे, तो वो जैन साहित्यकार ही थे। इन्होंने जितने डाइवर्स फील्ड, जितने विविध प्रकार के क्षेत्रों में साहित्य लिखा, उसका एक छोटा सा उदाहरण हमको मद्रास म्यूजियम की ओरिएंटल लाइब्रेरी में मिलता है, जहाँ विभिन्न विधाओं में लिखे गए कन्नड़ टेक्स्ट हमको मिलते हैं। और इन्हीं एफर्ट्स के कारण जो जैन साहित्यकारों ने किए, उसके कारण साहित्यिक संस्कृति में और बौद्धिक संस्कृति में कन्नड़ को एक स्वतंत्र, एक प्रतिष्ठापूर्ण स्थान मिला। कन्नड़ संस्कृति जो इससे पहले गुप्तगामिनी हुआ करती थी, जैन साहित्यकारों के योगदान के बाद वो प्रखरता से, वो प्रमुखता से बौद्धिक पटल पर आई और उसका महत्व बढ़ने लग गया। जैन साहित्यकारों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से कन्नड़ क्षेत्र के लोगों को, कन्नड़ क्षेत्र के समाज को अपने खुद के कल्चर, अपने खुद की संस्कृति का महत्व समझा। और इस पर्सपेक्टिव में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में प्रोमिनेंट या प्रसिद्ध साहित्यिक थीम थी, साहित्यिक कथाएं थी, उनका एक रीइंटरप्रिटेशन कन्नड़ समाज के अनुसार, कन्नड़ समाज के अनुकूल जैन साहित्यकारों ने किया है। एक और जो हमको कॉन्ट्रीब्यूशन दिखता है वो मुख्यतः जैन कॉमेंटेटर्स यानी व्याख्याकारों ने किया, जो था एक नई शैली का निर्माण, जिसका नाम था मणि प्रवालन। इस शैली में दो अलग अलग भाषाओं का इंटरमिक्सचर था, जैसे कन्नड़ या प्राकृत, जैसे कन्नड़ या संस्कृत। क्योंकि कन्नड़ जो जैन साहित्यकार थे वो संस्कृत, प्राकृत और कन्नड़ तीनों में उनकी विद्वत्ता थी, तीनों में उनकी महारत थी, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथों में इन तीनों भाषाओं का इंफ्यूजन किया, जिसके कारण बाहरी और नेटिव यानी फॉरेन और नेटिव वर्ड्स का, फॉरेन और नेटिव शैलियों का एक इंटरमिक्सचर, एक सम्मिश्रण हमको दिखता है। और जिस प्रोसेस ऑफ वर्नाकुलराइजेशन की बात मैंने पहले भी की थी, वो प्रोसेस ऑफ वर्नाकुलराइजेशन हमको दिखता है चंपू साहित्य में, जहां पर संस्कृत और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मिश्रण और दोनों का इंटरेक्शन हमको दिखता है। ये चंपू साहित्य जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया, ये जैन धर्म के तेलुगु साहित्य पर जो अपरोक्ष प्रभाव है, उसका एक बड़ा कारण था, जो हम आगामी सेक्शन में जिसकी हम चर्चा करेंगे। लिटरेरी सेगमेंट का जो लास्ट पोर्शन है वो है तेलुगु लिटरेचर। अगर हम तेलुगु लिटरेचर की बात करें तो तेलुगु लिटरेचर में जैन धर्म का प्रभाव प्रत्यक्ष से अधिक परोक्ष है, यानी डायरेक्ट से अधिक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमको जैन धर्म का तेलुगु लिटरेचर में दिखता है। इसके पीछे एक थ्योरी ये दी जाती है कि जो ब्राह्मणिकल रिवाइवल, जिसको वैदिकी मूवमेंट कहा गया, उसके और जैनिज्म के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसके कारण जैन साहित्य नष्ट हो गया। और जो ननिया, जो तेलुगु के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, उनसे पहले जो भी जैन साहित्य उपलब्ध था वो समाप्त हो गया। लेकिन राजा एन भुजंगराव और प्री चैतन्य, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ तमिल लिटरेचर लिखा, इन्होंने इस थ्योरी के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हुए कहा है कि तमिलनाडु में ये जो जैन और ब्राह्मणिकल संघर्ष था, ये इससे भी सीवियर था, लेकिन वहां पर जैन साहित्य न केवल प्रॉस्पर किया, बल्कि उसका संरक्षण और उसका संश्रयण भी हुआ। लेकिन हाँ, ये हम अवश्य कह सकते हैं कि ब्राह्मणिकल रिवाइवल के कारण, यानी ब्राह्मण वर्ग के पुनरुत्थान के कारण जैन धर्म का सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रभाव कम हुआ, जिसके कारण हमको आज जो उपलब्ध तेलुगु लिटरेचर है उसमें जैन रचनाओं का अभाव दिखता है। जो एकमात्र महत्वपूर्ण जैन साहित्यकार तेलुगु लिटरेचर हमको मिलते हैं वो है अथर्वण, जिनका समय 12वीं शताब्दी सी के आसपास रखा जाता है। ये ग्रामेरियन थे जिन्होंने त्रिलिंग शब्दानुशासन लिखा, जो बाद के विद्वानों ने जिसको तेलुगु लिटरेचर का एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट माना है। इनको द्वितीयाचार्य कहा जाता है ताकि इनको ननिया से डिस्टिंक्टिफाई किया जाए, क्योंकि ननिया को तेलुगु का पहला ग्रामेरियन माना जाता है। क्योंकि लेकिन अथर्वण ने भले ही अपना ग्रामर संस्कृत में लिखा हो, लेकिन उसका सब्जेक्ट मैटर, उसकी विषय वस्तु तेलुगु से संबंधित थी। एक बहुत बड़ी सेवा जो अथर्वण ने तेलुगु भाषा की वो थी कि उन्होंने लगातार तेलुगु भाषा की प्राचीनता, तेलुगु भाषा की स्वतंत्रता को लेकर अपने ग्रंथ में प्रयास किया, जिससे एंटिक्विटी ऑफ तेलुगु लैंग्वेज पर उनका विशेष फोकस, विशेष ध्यान रहा है। अथर्वण ने जो पंपा का भारत था,
उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने अथर्वण छंदस लिखा। लेकिन क्योंकि अथर्वण एक ग्रामेरियन थे, एक वैयाकरण थे, तो जो लिटरेरी क्वालिटी, जो साहित्यिक प्रकर्ष हमको ननिया में दिखता है, वो जाहिर सी बात है कि अथर्वण के साहित्य में हमको नहीं मिलता। अगर हम अब दूसरी तरफ वहीं अगर हम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की बात करें, तो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मेजरली मुख्यतया जैन धर्म के कन्नड़ भाषा में जो प्रकर्ष हुए, जो उसका उत्थान हुआ, उसके माध्यम से आया है। बी शेषगिरी राव, जिन्होंने स्टडीज इन साउथ इंडिया जैनिज्म का वॉल्यूम 2 लिखा, उन्होंने इस चीज को आर्ग्यू किया है कि चंपू साहित्य की जो तेलुगु भाषा में जो प्रसिद्धि हुई कन्नड़ के माध्यम से, वो जैन धर्म का एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है तेलुगु लिटरेचर में। जो और इसके बाद ऑथर ये भी, शेषगिरी राव ये भी कहते हैं कि जो ननिया का वर्जन ऑफ महाभारत था, उसमें चंपू साहित्य का एक अपना प्रभाव रहा है। और इसके लिए वो इंटरनल एविडेंस इस फॉर्म में देता है कि भारत, जो ननिया ने भारत लिखा, उसमें पद्य से अधिक गद्य के भाग हमको मिलते हैं, जो चंपू साहित्य की विशेषता है। इसके अलावा जो कन्नड़ पोएट, जो कन्नड़ कवि, जिन्होंने उस समय कर्नाटक क्षेत्र में साहित्यिक आंदोलन चलाया हुआ था, साहित्यिक विकास किया था, तो उनका प्रभाव अवश्य ही तेलुगु क्षेत्र में ननिया के आगमन से पूर्व रहा होगा। शेषगिरी राव ये भी मानते हैं कि पंपा का जो आदि पुराण है, उसका सीधा प्रभाव हमको भारत पर दिखता है, जिससे यह भी समझ में आता है कि तेलुगु क्षेत्र में उस समय कन्नड़ कवियों का स्पष्ट और महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित हो चुका था। जो महाभारत के कन्नड़ वर्जन जैन साहित्यकारों ने लिखे, जो कन्नड़ संस्करण जैन साहित्यकारों ने लिखे, वो ननिया और नारायण भट्ट जैसे तेलुगु कवियों के सामने उपलब्ध रहे होंगे। और इसके कारण हम फिर से ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ननिया पर या फिर तेलुगु लिटरेचर पर जैन धर्म का, जैन साहित्य का प्रभाव रहा होगा। एक और जो इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें, तो वो ये है कि जो जैन कवि कन्नड़ भाषा के थे, उनका ज्ञान, उनकी प्रोफिशिएंसी तेलुगु भाषा में थी। इसका एक उदाहरण आपको जिन वल्लभ के रूप में मिलता है, जो पंपा के छोटे भाई थे और जो कन्नड़ और संस्कृत के अलावा तेलुगु में भी प्रोफिशिएंट थे। तो इस माध्यम से हम देखते हैं कि कन्नड़ भाषा पर जो जैन धर्म का प्रभाव रहा है, जो जैन धर्म का योगदान रहा है, एक साहित्यिक आदान प्रदान और एक लिटरेरी इंटर एक्सचेंज के माध्यम से, एक लिटरेरी मूवमेंट आंदोलन के माध्यम से वो प्रभाव तेलुगु साहित्य पर भी पहुंच गया। और इसी के साथ ये जो लिटरेरी ट्रेडिशन था, इसका हमारा सेगमेंट यहाँ पूरा होता है। इस सेगमेंट में हम दो बातें ये देखते हैं कि जैन साहित्यकारों ने न केवल संस्कृत को समृद्ध किया, जो उस समय बौद्धिक परंपरा की प्रमुख भाषा थी, बल्कि उन्होंने जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, उनकी साहित्य को और उनके समाज को के उत्थान के लिए काम। जैसे अगर हमने कन्नड़ साहित्य का उदाहरण दिया, वैसे ही जो लोकल कल्चर थे या जो क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय संस्कृति थी, उनके उत्थान के लिए, उनके एक तरह से उनको प्रमुखता में लाने के लिए जैन साहित्यकारों ने अथक प्रयास किए, जो उनका भारतीय साहित्यिक और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में एक बहुत बड़ा योगदान और एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर बात करें इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की, यानी भारतीय बौद्धिक परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, तो ये अपने आप में एक अथाह विषय है, ये अपने आप में अथाह टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे स्पीयर्स, बहुत सारे विषय कवर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम मुख्यतः 4 विषयों की बात करेंगे, जो है संस्कृत ग्रामर, इंडियन जैन कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लॉजिक, जैन फिलोसफी और द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैन स्कूल ऑफ ग्रामर की, संस्कृत ग्रामर को योगदान। और मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड ये करना चाहूंगा कि जो पूरा ये सेगमेंट है, जैनिज्म्स कंट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो यहाँ पर सैद्धांतिक बात करने की बजाय मेरा फोकस इस चीज पर होगा कि कैसे जैनों की जो एक अनेकांतिक समन्वयवादी दृष्टि थी, उसके कारण उन्होंने पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा की सेवा की है, उसके संरक्षण में अपना योगदान दिया है, और कैसे समन्वयवादी अपनी दृष्टि के माध्यम से उन्होंने एक बौद्धिक आदान प्रदान, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को इनिशिएट किया है, और अपने इन प्रयासों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को जो उन्होंने सुरक्षित रखा है, जो प्रिजर्व किया है, उस पर यहाँ पर स्पेशल फोकस रहेगा। पहला टॉपिक जो इस सेगमेंट में हम लेंगे वो है जैन स्कूल ऑफ संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर अपने आप में भारतीय मनीषा के सबसे बड़े अचीवमेंट में से, सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जिसका अपना एक बहुत पुराना और बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशन रहा है। संस्कृत ग्रामर के सबसे बड़े नाम अनडाउटेडली पाणिनि है, जिन्होंने अपना अष्टाध्यायी रचा और जिनको भारतीय मनीषा के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माना जाता है। जो पाणिनियन स्कूल ऑफ ग्रामर है, उसमें
कात्यायन और पतंजलि आते हैं, जो संस्कृत ग्रामर के इन तीनों व्याकरणों को त्रिमुनि कहा जाता है, यानी तीन सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण। जो जैन कॉन्ट्रीब्यूशन है संस्कृत ग्रामर को, वो एक तरह से प्रमाण है जैन धर्म की संस्कृत भाषा को की गई अथिक अथक सेवा। जो जैनों ने जो व्याकरण को लेकर टेक्स्ट रचे या फिर जो ग्रंथ लिखे, जो ट्रेटिस लिखी, उनका ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन जिस समय वो टेक्स्ट रचे गए उस समय में हो रहे सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक परिवर्तनों को भी इन टेक्स्ट ने भली भांति दर्शाया है, जो उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की ओर इंगित करता है। जो जैन स्कूल ऑफ संस्कृत ग्रामर है उसमें तीन प्रोमिनेंट स्कूल हमको दिखते हैं, द जैनेन्द्र स्कूल, द शाक्तायन स्कूल और द हेमचंद्र स्कूल। इन तीनों का एक ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पर हमको देना चाहिए। जो जैनेन्द्र स्कूल है, इसका नाम पड़ा है पूज्यपाद देवनंदी के ऊपर, जिनका समय 5th सेंचुरी सी के आसपास निर्धारित किया गया था। इनको संस्कृत के 8 प्रमुख ग्रामेरियंस में से गिना जाता है, जो इनके महत्व को, जो इनकी प्रसिद्धि को दर्शाता है। इनके ग्रंथ का नाम है जैनेन्द्र व्याकरण, जो 5 अध्यायों में विभक्त है और हर है। इनका और अष्टाध्यायी के प्रमाण का में कोई विशेष अंतर नहीं है, अष्टाध्यायी में केवल 300 सूत्र ही अधिक है। जैन पूज्यपाद ने अपने ग्रंथ पर खुद एक कॉमेंट्री, एक वृत्ति लिखी थी, जो आज हमारे सामने अनुपलब्ध है। व्याकरणिक महत्व के अलावा इस ग्रंथ का जो सोशो कल्चरल या सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, वो भी अपने आप में दिखता है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम उस समय हो रहे हिस्टोरिकल चेंजेस को जानने के लिए देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण काम जो पूज्यपाद ने किया वो ये था कि उन्होंने संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल दृष्टांतों की और उदाहरणों की रचना की, जो पाणिनीय तंत्र में उपलब्ध नहीं थे। जो वैदिक ग्रामर का तंत्र था उसमें जो उदाहरण उपलब्ध थे वो जैन धार्मिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं थे, और इसीलिए पूज्यपाद ने ऐसे उदाहरणों की रचना की। बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि जैनेन्द्र व्याकरण की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है ब्रेविटी, यानी संक्षिप्तता। जितनी संक्षिप्त नेचर में उन्होंने अपनी बात रखी है, अपने सिद्धांत रखे हैं, उस ब्रेविटी को बहुत सारे स्कॉलर्स उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। लेकिन इसी तरफ दूसरी तरफ उनका एक क्रिटिसिज्म भी है कि इस शॉर्ट फॉर्म को पाने के लिए या फिर इस संक्षिप्तता को पाने के लिए जो उन्होंने टेक्निकल टर्म्स बनाए, उन्होंने उसके व्याकरण को इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल कर दिया कि उसकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं उसके कारण बाधित हो गई। लेकिन हमको ये बात माननी पड़ेगी कि देवनंदी ने पूरे पाणिनीय तंत्र को, पूरे पाणिनीय व्याकरण को अपने ग्रंथ में संरक्षित किया है, विशेष रूप से धातु पाठ को, जो उनका संस्कृत व्याकरण की परंपरा को एक योगदान है। एक और महत्व जो हमको जैनेन्द्र का दिखता है वो ये है कि उन्होंने अपने से पूर्व जो 6 ग्रामेरियंस हुए हैं, जो 6 जैन संस्कृत व्याकरण हुए हैं, उनका भी उल्लेख किया है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जैन व्याकरण की परंपरा पूज्यपाद से प्रारंभ न होकर उससे कहीं पहले प्रारंभ हो चुकी थी। अगला स्कूल जो हमको दिखता है वो है शाक्तायन स्कूल, जिसके संस्थापक थे शाक्तायन, जिनका ग्रंथ है शब्दानुशासन। इस ग्रंथ पर जैन और अजैन दोनों प्रकार के विद्वानों की बहुत सारी टीकाएं और कमेंट्रीज हमको मिलती हैं, जो इसकी प्रसिद्धि को दर्शाता है। शाक्तायन ने खुले मन से पाणिनि और जैनेन्द्र दोनों के सूत्रों को ग्रहण किया है। इसके अलावा उन्होंने अभोवृत्ति और परिभाषा सूत्रों जैसे ग्रामेटिकल टेक्स्ट की भी रचना की, और उन्होंने पाणिनि के ही तर्ज पर, पाणिनि से ही प्रभावित होकर पाठों का निर्माण किया, पाठों की रचना की, जिस पर निश्चित रूप से अष्टाध्यायी का प्रभाव। इस स्कूल की या इस तंत्र की जो बाद की रचनाएं थी वो मुख्यतः कमेंट्रीज, डाइजेस्ट और मैनुअल्स थी, जिसमें चिंतामणि टीका सबसे महत्वपूर्ण है। जो तीसरा तंत्र हमको जैन व्याकरण में दिखता है वो है हेमचंद्र स्कूल। हेमचंद्र, जैसे हमने पहली बात की, जैन बौद्धिक परंपरा के सबसे महान नामों में से एक है, और इनके व्याकरण के ग्रंथ का नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जिसमें कुल मिला के 8 चैप्टर्स और 45 सूत्र है। इन्होंने अपने ग्रंथ पर खुद ही एक कॉमेंट्री लिखी, एक वृत्ति लिखी, जिसमें इनकी व्याकरणिक नॉलेज को, व्याकरणिक ज्ञान को हम देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे लेखकों को, बहुत सारे विद्वानों को कोट किया है, उनको उद्धृत किया है, या तो अपने मत को एक तरह से सफाई करने के लिए या फिर उनके मत का खंडन करने के लिए। जब मैं जैन व्याकरण के टॉपिक से गुजर रहा था तो एक जो क्रिटिसिज्म मेरे सामने आया, जो बहुत सारे विद्वानों ने किया है, वो ये है कि उनके अनुसार जैन व्याकरण ओरिजिनलिटी लैक करता है, उसमें मौलिकता का अंश बहुत कम है। ये विद्वान मानते हैं कि जैन व्याकरण ने वही कहा जो पाणिनि ऑलरेडी कह चुके थे, बस उन्होंने थोड़े शब्दों में फेरफार कर दिया।
लेकिन ये कहते वक्त हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय जैनों ने अपने व्याकरण के ग्रंथ लिखे, वो समय पूरी तरह एक नया युग था। इस समय संस्कृत प्राथमिक यानी फर्स्ट लैंग्वेज से हटकर द्वितीय भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज हो चुकी थी। और उस समय तक संस्कृत व्याकरण इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका था कि उसमें कुछ नए की अवधारणा करना बहुत कठिन था। इसीलिए जैन वैयाकरणों ने अधिक फोकस, अधिक ध्यान अपना उस संस्कृत ग्रामर के सरलीकरण की ओर दिया। इसलिए अगर जैन व्याकरण में हम कुछ बिल्कुल ही सर्वाधिक नया या बिल्कुल ही कुछ नई बात खोजने की कोशिश करेंगे तो शायद वो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन और उनके ट्रेडिशन के साथ एक अन्याय होगा। जैनों का, जैसे हमने पहले ही बात की थी, जैन व्याकरणों का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो संक्षिप्तीकरण और सरलीकरण रहा है, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल टेक्निक, स्पेशल पद्धति अपनाई, टेक्निकल टर्म्स बनाए, जिसके कारण उन्होंने व्याकरण में ब्रेविटी और सिंप्लिसिटी लाने की कोशिश की, जो इस समय तक काफी जटिल बन चुकी थी। जैन व्याकरण के ग्रंथ अपने आप में व्यापक थे और उन्होंने उन टॉपिक्स को भी, उन सिद्धांतों को भी बड़े ही व्यापक तरीके से समझाया है जिनको परवर्ती वैयाकरणों ने केवल इंगित भर कर दिया है। और तीसरी सेवा जो संस्कृत ग्रामर को, संस्कृत व्याकरण को जैन साहित्यकारों ने की, वो है कि उन्होंने पूरे पाणिनीय और अपाणिनीय तंत्रों के सिद्धांतों का समावेश कर दिया। अपने से परवर्ती जितने भी वैयाकरण हुए, चाहे वो पाणिनीय तंत्र के हो चाहे वो अपाणिनीय तंत्र के हो, सबके सिद्धांतों को, सबके प्रिंसिपल्स को जैन साहित्यकारों ने, जैन वैयाकरणों ने अपने ग्रंथ में प्रिजर्व कर लिया, जिसके कारण संस्कृत व्याकरण की समृद्धि में, संस्कृत व्याकरण की संरक्षण में जैन ग्रामीण का अपना बड़ा रोल रहा। अगला टॉपिक हमारे सामने वो है इंडियन लॉजिक, जैन लॉजिक इन इंडियन सिस्टम। इंडियन लॉजिक का अपना एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, जो भारतीय न्याय परंपरा है। इसमें हम देखते हैं कि जो 6 वैदिक स्कूल्स ऑफ फिलोसफी थे और जो 3 नॉन वैदिक स्कूल ऑफ फिलोसफी थे, वे आपस में इंगेज करते आए, वे आपस में अलग अलग विचारों पर, अलग अलग सिद्धांतों पर डिबेट करते आए। जो कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय है, वो हमको सबसे पहले गौतम के न्याय सूत्र में मिलता है, जिसका समय 3rd सेंचुरी बीसी माना जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बाद में डेवलप करके इसको पूरा एक इंटेलेक्चुअल स्फीयर, एक पूरा बौद्धिक क्षेत्र बना दिया गया, जिसमें तत्वों के निरूपण, तत्वों के यथार्थ प्रतिपादन पर फोकस किया गया, उस पर चर्चा की गई। और यहाँ पर अगर सबसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उससे पहले हमको जैन लॉजिशियन की, जैन न्यायों की एक संक्षिप्त हिस्ट्री, एक संक्षिप्त इतिहास को देखना चाहिए। जिसमें सबसे पहला नाम आता है समंतभद्र का, जो अपनी आत्ममीमांसा के लिए प्रसिद्ध है, जो उनके तत्वार्थ सूत्र पर लिखे गए महाभाष्य का मंगलाचरण था। दुर्भाग्य से वो महाभाष्य हमको आज उपलब्ध नहीं होता, लेकिन ये कमेंटरी, ये आत्ममीमांसा आज भी उपलब्ध है। अपलंगदेव की अष्टशती और विद्यानंद की अष्टशती मिलती है, जो दोनों ही अपने आप में जैन न्याय के अप्रतिम ग्रंथ है। सिद्धसेन दिवाकर ने अपना ग्रंथ लिखा न्याय वार्ता, जिसको विगत वर्षों में बहुत स्कॉलरली अटेंशन मिला है और जो जैन लॉजिक के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। एक मध्यकालीन युग का हमको महत्वपूर्ण ग्रंथ जो मिलता है वो है मान्यके नंदी का परीक्षा मुख, जिसमें बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स लॉजिकल सिस्टम्स को, लॉजिकल थॉट्स को सूत्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। जब हम बात करते हैं कि जैन लॉजिक का भारतीय न्याय परंपरा में या इंडियन लॉजिक सिस्टम में योगदान क्या रहा, तो जो सबसे बड़ी चीज जैन लॉजिक सिस्टम लेके आया वो था उसका समन्वयवादी दृष्टिकोण, अपना कॉन्सिलिएटरी अप्रोच, जिसके माध्यम से उसने बाकी स्कूल के साथ एक सार्थक और पॉजिटिव वे में इंगेज किया। तो त्यागवाद की फिलॉसफी है, उसके कारण जैन विचारक या जैन सिद्धांत के अध्येता अन्य दर्शनों के साथ, अन्य विचारों के साथ खुले मन से इंगेज कर पाए और उनकी बातों को ग्रहण कर पाए और एक इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज का उन्होंने वातावरण तैयार किया। जो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि जैन लॉजिक या जैन सिद्धांत बाकी सिद्धांतों को झूठा नहीं मानता, उनको फैलेसी नहीं मानता, वो उनके सिद्धांतों को उनके पर्सपेक्टिव से, उनके परिप्रेक्ष्य से सच मानता। जैन लॉजिक को दिक्कत इस चीज से है कि जब कोई पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट ये क्लेम करने लग जाए कि मेरा मत ही एकमेव सत्य है, इस डॉगमेटिक क्लेम, इस एकांतवादी क्लेम के खिलाफ हमको दिखता है कि पूरा जैन लॉजिक खड़ा हुआ। ये जो एक डॉगमा उस समय तक खड़ा हो गया था कि हमारा मत ही सही है और बाकी मत झूठे हैं, या हमारा मत ही एब्सोल्यूट पूर्ण सत्य है, उसके विरुद्ध जैन
लॉजिक अपने अनेकांतवादी और त्यागवादी दृष्टि को लेके आता है, क्योंकि उसके अनुसार रियलिटी के मल्टीपल फेसेट्स होते हैं, सत्य के असंख्य परिप्रेक्ष्य होते हैं और परिप्रेक्ष्य होते हैं जो अलग अलग व्यक्तियों के मतों में आते हैं। इसी कारण जो जैन विद्वान थे उन्होंने एक बहुत ओपन माइंडेडनेस का परिचय दिया और इसी ओपन माइंडेडनेस के साथ उन्होंने बाकी स्कूल के साथ एंगेज किया। इसमें एक हमको एक ग्रंथ का उदाहरण, एक जैन ग्रंथ का उदाहरण यहाँ पर देना चाहिए। ये एक जैन ग्रंथ है अन्य योग विवच्छेद द्वात्रिचिका, जिसमें एक पंक्ति ये आती है कि सदैव सत्यादिति सिद्धार्थ नियते दुर्नीति नए प्रमाण ही। ये टाइपो हो गया है, प्रमाण ही होना चाहिए था, ये प्रमाण ही हो गया है, जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। एक टाइपोग्राफिकल एरर मुझसे हो गया है। इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हम देखें तो जैनिज्म लॉजिक के 3 पार्ट मानता है, दुर्नीति यानी एक्सट्रीमिस्ट व्यू, नए यानी आंशिक व्यू और त्याग यानी प्रमाण। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो हमको देखनी है वो ये है कि जैन लॉजिक या जैन दर्शन किसी स्कूल ऑफ थॉट को झूठा नहीं मानता, किसी स्कूल ऑफ थॉट को दुर्नीति नहीं मानता। उसके लिए अद्वैत वेदांत दुर्नीति नहीं है, उसके लिए बौद्ध दुर्नीति नहीं है, उसके लिए त्यागवाद दुर्नीति नहीं है। उसके लिए जो एक पक्षीय क्लेम है, ये एक पक्षीय विचार है कि हम ही वही हैं, उसके लिए ये एक्सट्रीमिस्ट व्यू दुर्नीति है। और व्यू जो सिद्धांत के जो मत एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से, एक स्पेसिफिक अंश से कहे जाते हैं, उसको वो नए के माध्यम से स्वीकार करता है। प्रमाण या फिर कंप्लीट जो ट्रुथ है या जो पूर्ण सत्य है वो केवल त्याग इसलिए हो सकता है क्योंकि वो सभी सत्य के सभी परिप्रेक्ष्यों को, सभी एलिमेंट को अपने अंदर समाहित करता है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो जैन लॉजिक की हमको दिखती है वो ये है कि उसके अनुसार हर सिद्धांत, हर विचार सुनने योग्य है, हर विचार मनन के योग्य है। हमको कोई भी विचार केवल इसलिए नहीं छोड़ देना है क्योंकि हमारे अनुसार वो महत्वपूर्ण नहीं है या हमें वो पसंद नहीं है। इसलिए जैन सिद्धांत एक तत्वान्वेषी को, एक दर्शन के विद्यार्थी को हर तत्व में, हर चिंतन में, हर वाक्य में सत्य की निश्चित संभावना को देखने की सीख देता है और हर सिद्धांत को एक ईमानदारी और एक ओपन माइंडेडनेस के साथ सुनने समझने की प्रेरणा देता है। षड दर्शन समुच्चय जो आचार्य हरिभद्र का था, उसमें आचार्य मणिभद्र की कॉमेंट्री में एक बहुत अच्छी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मुझे दिखी, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे मन में महावीर के प्रति कोई पक्ष मोह नहीं है, ये मेरे मन में कपिल या फिर किसी और के कोई पक्ष द्वेष नहीं है। जो एक सत्यपूर्ण वाक्य है, जो लॉजिकल वर्ड है, मेरे लिए वही स्वीकार्य है, चाहे वो किसी ने भी कहे हो। और इसी त्यागवाद की अप्रोच के कारण जैन लॉजिक अनबायस्ड है, वो निष्पक्ष है। हरिभद्र जो षड दर्शन समुच्चय के लेखक थे, वो यही कहते हैं कि जो एक बायस थिंकर होगा, जो एक पक्ष वही चिंतक होगा, वो लॉजिक को ट्विस्ट करेगा कि अपनी थ्योरी को सूट करने के लिए। वही जो एक अनबायस्ड थिंकर होगा, जो हर पक्ष को सुनना चाह रहा होगा, वो अपने आइडियाज में परिवर्तन लाएगा, वो अपने विचारों में परिवर्तन लाएगा लॉजिक और सत्य को सूट करने के लिए। और इसी कारण ये जो एक टॉलरेंस और कॉन्सिलेटरी अप्रोच है, ये समन्वयवादी और ये जो एक सहिष्णु अप्रोच जैन लॉजिक की है, इसके कारण उसको उसका भारतीय न्याय परंपरा में, भारतीय तर्क परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत यूनिक स्थान, जो ये विश्व के प्रति जो एक मल्टी साइडेड व्यू पॉइंट है, एक अनंत धर्म युक्त जो एक व्यू पॉइंट जैन धर्म का विश्व के प्रति है, वो उसका अपने आप में एक बौद्धिक अचीवमेंट कहा जा सकता है। इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक जो हमको मिलता है वो है नयता, जो किसी भी तत्व के आंशिक ज्ञान को ग्रहण करता है, जैसे न्यायवर्ता में कहा गया है। अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो कथन की शैली को नय कहा जाता है, और नय के माध्यम से जैन लॉजिक, जैन तर्कशास्त्र किसी सत्य के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करता है, किसी एक विशेष परिप्रेक्ष्य पर फोकस करता है, जो उसके अनंत परिप्रेक्ष्यों में से एक जो महत्वपूर्ण चीज जैनों के नए सिद्धांत की वो है इसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो एक सापेक्षता का सिद्धांत हमको जैन न्यायवाद में दिखता है। जैन तर्क के अनुसार, जैन न्याय के अनुसार न्याय उसी बिंदु तक सत्य होगा जब तक वो रिलेटिव रहता है। जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर उसने अपनी सापेक्षता छोड़ दी और वो ये क्लेम करने बैठ गया कि मेरा मत ही पूर्ण सत्य है, एब्सोल्यूट सत्य है, उसकी ऑथेंटिसिटी वहीं खत्म हो जाती है और वो वहीं पर फैलेसी में बदल जाता है। इसलिए जो भी परिप्रेक्ष्य हमारा होता है या जो भी हमारा जजमेंट होता है, वो एक रिलेटिव स्टैंड पॉइंट से लेते हैं, एक सापेक्षता से हम लेते हैं। और इसी प्रिंसिपल ऑफ नए के कारण, नए के इसी सिद्धांत के कारण विभिन्न कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज या परस्पर विरोधी मतों को भी जैन धर्म
सक्सेसफुली अकोमोडेट करता है और उनके सह अस्तित्व का एक मार्ग जैन धर्म प्रशस्त करता है, जो आधुनिक युग में अपने आप में एक बहुत आवश्यक चीज है। एक बहुत जो महत्वपूर्ण, एक अन्य महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है सप्तभंगी न्याय का, जो इस विश्व को, जो सत्य को 7 अलग अलग तरीकों से देखता है। इसके सैद्धांतिक पक्ष पर जाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन दोबारा इसमें भी एम्फेसिस, इसमें भी जोर विभिन्न सिद्धांतों के कोएग्जिस्टेंस का, विभिन्न सिद्धांतों के सह अस्तित्व का। और जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑर्डिनरी लॉजिक है वो केवल 2 प्रकार के जजमेंट मानता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जबकि सप्तभंगी न्याय हमारे वर्ल्ड व्यू को 7 प्रिज्म्स में, 7 लेंसेज में लेकर जाता है। सप्तभंगी न्याय एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डॉक्ट्रिन है जो विभिन्न विचारों को अकोमोडेट करने में सक्षम है और उन सभी विचारों के बीच में कॉमन हार्मोनियस लिंक, एक समन्वय की कड़ी को देने में सप्तभंगी न्याय सक्षम है। और अगर मैं बिल्कुल इसमें एक संक्षेप के रूप में, एक कंक्लूजन के रूप में कहूं, तो जो जैन तर्क शास्त्र है वो एक व्यक्ति के लिए सत्य के अन्वेषण के अनंत पॉसिबिलिटीज को खोलता है। ट्रुथ एक्सप्लोर करने की एंडलेस पॉसिबिलिटी जैन लॉजिक खोलता है, क्योंकि उसके अनुसार महत्वपूर्ण ये नहीं है कि एक व्यक्ति उसके सिद्धांतों को फॉलो करे, उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति हर सिद्धांत में सत्य की निश्चित संभावना को माने और हर सिद्धांत को उसी खुले मन से और उसी ध्यान से सुने और उसमें जो सत्य का अंश है उसको स्वीकार कर। और ये अपने आप में एक पूरा ही नया वर्ल्ड व्यू, एक पूरा ही नया नजरिया है हमारी दुनिया को देखने का, जहां हर विचार में और हर चीज में सत्य छुपा है। बस ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी रिसेप्टिव पावर से, अपनी ग्रहण करने की क्षमता से कितना उसको समझ पाते हैं। अगला टॉपिक वो है जैन फिलॉसफी का। जैन दर्शन अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिस पर 1 घंटा का, 1 दिन का, 1 साल भी कम पड़ जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मेरा फोकस रहेगा कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट की ओर, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिक कॉन्सेप्ट रहे होंगे जैन दर्शन के भारतीय दर्शन परंपरा में। अनेकांतवाद जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उसकी रेलिवेंस की अगर हम बात करें तो वर्तमान की जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है, या जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, उसको स्ट्रेंथन और उसको इनहांस करने में अनेकांतवाद का एक बहुत रेलिवेंट रोल हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो भी अकोमोडेशन और वेरियस व्यूज है, जो त्यागवाद का, अनेकांतवाद का सेंट्रल आइडिया है। इसलिए पूरे विश्व में, न केवल भारत में, पूरे विश्व में अगर हमको डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को सिक्योर करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है, तो हमको अनेकांतवाद की आवश्यकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान नया यूनिक कॉन्सेप्ट जैनिज्म ने दिया वो ये था कि एक धर्मी में अनंत धर्म रह सकते हैं। अनंत धर्म का मकसूद इसको कहा गया है, और ये धर्म परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। अगर हम लोगों के पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक ही आत्मा में निश्चय और व्यवहार में, इन दोनों के माध्यम से 2 अलग गुण रह सकते हैं। इसी प्रकार एक ही धर्मी में अनंत धर्मों की सत्ता जैन धर्म ने मानी है। जो जैनों की तत्व दर्शन है, जो तात्विक दर्शन है, वो भी एक अपने आप में बहुत नया आइडिया है। जैन दार्शनिकों ने एक द्रव्य में दो क्वालिटी, 2 परिप्रेक्ष्य माने। एक उसका अपरिवर्तनीय कैरेक्टर जिसको गुण कहा गया, और एक उसका परिवर्तनशील जड़भंगुर कैरेक्टर जिसको पर्याय कहा गया। इस अप्रोच के कारण जो उसका आउटर वर्ल्ड है, जिसको संसार कहते हैं, जो उसका इनर सोल है, जिसको आत्मा कहा गया है, इन दोनों को ही रियलिटी, इन दोनों को ही अपने अपने परिप्रेक्ष्य में सत्य जैन धर्म ने माना। जो जैन दर्शन की जो तत्व मीमांसा है, जो तत्व दर्शन है, उसमें द्रव्य के स्वरूप को 3 भागों से माना गया है। उसके 3 कैरेक्टर्स माने गए हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ये अपने आप में कैसे यूनिक कंट्रीब्यूशन है, हम उस पर चर्चा करते हैं। उत्पाद एक नई पर्याय का जो जन्म होता है उसको उत्पाद कहते हैं, वही जो पिछली पर्याय का नाश होता है उसको व्यय कहते हैं, और वही जो द्रव्य की शाश्वतता है, जो द्रव्य का अपरिवर्तनीय जो एक नेचर है, उसको ही द्रव्य कहा जाता है। ये बाकी फिलोसॉफिकल स्कूल्स के कंट्रास्ट में है। जैसे बुद्धिज्म है जो क्षणभंगुरता को ही एकमात्र गुण मानता है, जो माध्यमिक या सौतार्थिक स्कूल है वो क्षणभंगुरता को ही एकमात्र गुण मानते हैं। उनके कॉन्ट्रास्ट में ये सिद्धांत हमको दिखता है। जो आइडिया ऑफ एटोमिज्म है, जो जैनों का अणु सिद्धांत है, वो अपने आप में एक और यूनिक आइडिया है, जो पुद्गल के आइडिया से मैटर को, तत्व को जैन दर्शन में दर्शाया गया है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है उसको अणु कहा गया, जबकि जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स है उसको स्कंद कहा गया। और जो ये डिवीजन द्रव्य का जीव और अजीव और उनके जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये भी जैन थॉट का एक स्पेशल फीचर हो, हमको मानना चाहिए। एक बहुत ही जो जैन दार्शनिकों ने मानी वो थी कि प्रकृति के विभिन्न तत्वों में, नेचर के विभिन्न एलिमेंट्स में
प्राणों का में प्राणों की स्थापना, उनका एनिमेट नेचर। अगर हम तत्ववाद सूत्र जैसे ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें हम ये पाएंगे कि जो प्राकृतिक एलिमेंट जैसे पानी या फिर पत्थर या फिर भूमि, जैनों ने उसमें भी प्राण माने हैं और उनको भी वही सेंसिटी दी है जो एक लिविंग बीइंग डिजर्व करता है। और इसी कारण अहिंसा का जो सिद्धांत है वो केवल पशुओं को या मानवों को की रक्षा नहीं करता, वो नेचर के विभिन्न एलिमेंट्स की भी रक्षा करता है। और जो जैसा पहले भी तमिल साहित्य के परिप्रेक्ष्य में कहा था, जीवों को उनके इंद्रियों के आधार पर क्लासिफाई करना, उस आधार पर उनके भेद स्थापित करना भी एक रिमार्केबल आइडिया रहा है जैन दर्शन का। और सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट जैन चिंतन का रहा है वो है उसकी एथिकल फिलॉसफी। क्योंकि अगर हम जैन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात साफ आती है कि सारी जो भी तत्व की नॉलेज है या फिर जो भी दर्शन शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, उस सब की सार्थकता तभी है जब तक वो एक व्यक्ति को सम्यक चरित्र के पालन में योगदान दे। और इसीलिए जो पंच महाव्रत का सिद्धांत है, उसके बाद जो पंच अनुव्रत का सिद्धांत है, वो जैन एथिक्स को, जो एक जैन एथिकल फिलॉसफी है उसका सार कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और मेरे विचार से 5 व्रतों के माध्यम से जैन धर्म ने पूरे मानव जाति के एथिक्स को एक जगह संग्रहित कर लिया है, एक जगह समाविष्ट कर लिया है। और जैन एथिक्स की अगर बात करें तो उसमें कुछ मैं विशेष कहूंगा नहीं। जो आज की हमारी समस्याएं हैं उनको एक मॉरल और स्पिरिचुअल वे से सॉल्व करने का रास्ता जैन एथिक्स हमको देते हैं। और जो आज आइडियाज हमारे सामने जैसे वर्ल्ड पीस या फिर कॉमन वेलफेयर, वो सब जैन एथिक्स में डीपली इंटरवोवन है, उससे कई गहनता से संबंध है। जैन एथिकल फिलॉसफी जो है वो इकोलॉजिकल कंसर्न्स और प्राकृतिक संरक्षण से भी संबंधित है। जो हमने अहिंसा का जो एक सिद्धांत है वो हमारे व्यू को एंथ्रोपोसेंट्रिक से हटाकर लाइफ सेंट्रिक करता है। क्योंकि अहिंसा के अनुसार मानव कोई नेचुरल चेन की टॉप पर नहीं है। अगर वो एक जीवित प्राणी है तो पशु भी जीवित प्राणी है, नेचुरल सब्सटेंसेस भी एक जीवित प्राणी है, और उन सबके जीवन का उतना ही महत्व है जितना एक मानव के जीवन का महत्व है। और इसी कारण उनके संरक्षण का, उनकी रक्षा का एक विशेष महत्व अहिंसा की फिलॉसफी में हमको दिखता है। जो आचार विषय कॉन्सेप्ट है दिग्व्रत या देशव्रत, वे क्या करते हैं, वे हमारे वायलेंट एक्टिविटीज का रेंज कम करके उसके बाहर जो वनस्पति है, उसके बाहर जो नेचुरल एलिमेंट्स है, उनकी होने वाली हानि को कम करते हैं। यहाँ पर मुझे मैं पुस्तक पढ़ रहा था जैनिज्म एंड इकोलॉजी, उसमें मुझे फ्रैंकोइस पेरोक्स का, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पेरिस के डायरेक्टर है, उनका कथन मिला, जिन्होंने कहा है कि अगर वेस्ट में एल्कोहल और मीट के कंजम्पशन में 50% रिडक्शन हो जाए तो हमारे पास इतना ग्रेन होगा, इतना अन्न होगा कि हम पूरे थर्ड वर्ल्ड की हंगर इश्यूज पे यानी भूखमरी का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा है और जो जैन एथिकल थ्योरी है वो आज के समय में प्रासंगिक ठहरती है। जो अंतिम टॉपिक इस चर्चा का है वो है ट्रेडिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग एंड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट या राइटिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट कैसे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन हुआ? वो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इस तरह हुआ कि हमारी जो बौद्धिक परंपराएं हैं उनके संरक्षण में और हमारे बौद्धिक परंपराओं के संवर्धन में, उनके एक इंटर एक्सचेंजेबल डिस्कोर्स में जैन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके कारण नलिनी बलवीर कहती हैं कि जैनिज्म सब कॉन्टिनेंट की सबसे महत्वपूर्ण मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर्स में से एक है। वही पॉल डॉन्डर्स, जो जैन इतिहास के एक बहुत बड़े नाम है, जो बहुत बड़े विद्वान है, वो ये कहते हैं कि भारत में प्राचीनतम लाइब्रेरी जैनों ने स्टैब्लिश की थी। अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड से, यानी प्राचीन मध्यकाल से जैन राजाओं ने, जैन व्यापारियों ने, साधारण जैन लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रिजर्वेशन के लिए, पांडुलिपियों के प्रिजर्वेशन के लिए लाइब्रेरीज का निर्माण किया, जिनको ज्ञान भंडागार कहा गया, यानी स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज। और इन ज्ञान भंडागारों के ऐतिहासिक महत्व को हम देखते हैं जेई कॉर्ट के शब्दों में, जिसको मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया ओवर ग्रेट डेट टू द जैन्स फॉर द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इनवैल्यूएबल हैंडरिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड इन देयर मैनी ज्ञान भंडागार। हमको इसके लिए ये भी देखना चाहिए कि जो साधारण जैन समाज है, जो साधारण जैन चेतना है, उसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के लिए या फिर उसमें ग्रंथों के लिए क्या एटीट्यूड है। हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि तत्वार्थ सूत्र में जब 12 तपों की बात होती है तो अंतिम तप स्वाध्याय है, और स्वाध्याय के लिए कहा जाता है स्वाध्याय परम तप, क्योंकि नॉलेज और नॉलेज का प्रिजर्वेशन अपने आप में जैन धर्म में, जैन आचार विषयक चिंतन में एक तप था। हेमचंद्र अपने योग शास्त्र में लिखते हैं कि
धार्मिक ग्रंथों का, दार्शनिक सैद्धांतिक ग्रंथों का डोनेशन, उनका दान एक गृहस्थ के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में आता है। उसी कड़ी में हम ये बात करें कि आज भी जैन समाज शुक्ल पंचमी मनाता है। एक दिन जहां हम केवल मुनि संघों को या फिर श्रावकों को ग्रंथ भेंट करते हैं, हम अपने ग्रंथों की मेंटेनेंस करते हैं और हम जिनवाणी की पूजा करते हैं। रिटन वर्ड की या फिर रिटन डॉक्यूमेंट की पूजा के लिए एक पूरा त्योहार जैन धर्म में है, जो उनका इंक्लिनेशन दिखाता है पांडुलिपियों को लेके और पुस्तकों को लेके। इसी कारण हम इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि जैन समाज के अनुसार हर एक पुस्तक सेक्रेड है, हर एक पुस्तक पवित्र है। मेडिवल इंडिया में लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन हुआ लाइब्रेरीज का, जो मुख्यतः राजाओं और व्यापारी द्वारा किया गया, जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण है पाटन में 12वीं शताब्दी में कुमारपाल द्वारा स्थापित 21 लाइब्रेरीज, 21 ज्ञान भंडागार। उसी प्रकार 14वीं शताब्दी में महामाते वक्तुपाल ने पाटन, तांबे और भरूच में 3 लाइब्रेरीज की 3 ज्ञान भंडागारों की स्थापना की, जिसका जो खर्चा आज के अगर हम उसमें बात करें पर्सपेक्टिव में तो 180 मिलियन रुपीज का आया बताया जाता है। वहीं दिगंबर जो संप्रदाय है, दिगंबर परंपराओं ने कर्नाटक के क्षेत्र में बहुत सारे ज्ञान भंडागारों का निर्माण किया, विशेषतः मूल बद्री के क्षेत्र में। और उस समय ही जैन दिगंबर क्षेत्र में भट्टारकों का उदय हो रहा था, जिन्होंने जिन मंदिरों के समीप ज्ञान भंडागारों की स्थापना की, हम्पा नागराजिया। इसी कारण जैन समाज को मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के पायनियर्स कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम कुछ और स्कॉलर्स की तरफ देखें, जैसे पीटर पैटरसन, तो वो ये दिखलाते हैं कि कैसे जैनों ने अपने मंदिर में सीक्रेट सेलर यानी गुप्त कोठियां बनाई केवल मैन्युस्क्रिप्ट और बाकी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रिजर्वेशन के लिए। क्योंकि वो समय ऐसा था जब आक्रमणकारियों के आक्रमण में काफी विध्वंस हुआ, हमारी ज्ञान विज्ञान की परंपरा का बहुत ह्रास हुआ, तो उस समय मैन्युस्क्रिप्ट के प्रिजर्वेशन के लिए जैन मंदिरों में ऐसे सीक्रेट सेलर्स बनाए गए। पीटर पैटरसन हमको उदाहरण देते हैं शांतिनाथ मंदिर के सीक्रेट सेलर का, जिसमें पूरी कैम्बे लाइब्रेरी, पूरा कैम्बे का ज्ञान भंडागार सुरक्षित था। इन पांडुलिपियों को बहुत कहीं डार्क अंडरग्राउंड वॉल्स में, डार्क अंधेरे तहखानों में रखा गया था। उनकी सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि जो उनका एंट्रेंस गेट है, जो उनका मुख्य द्वार है, वो किसी को दिखे नहीं। और अगर हम इसका स्केल देखें या हम इसका स्तर देखें कि किस स्तर पे पांडुलिपि लेखन या मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग जैन समाज में की गई, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो होगा कोबा का देवगिरी शिवाश्रमण हस्तप्रत भंडागार, जिसमें कुल मिला के 2.5 लाख रिकॉर्ड आज के समय में सुरक्षित है, जिसमें भूर्ज पत्र यानी पाम लीज और तार पत्र यानी ब्रिक बार्क भी आज के समय मौजूद है। और इसके अलावा जो पाटन के कलेक्शन थे, जो आज हेमचंद्र ज्ञान भंडागार में है, या फिर जैसलमेर का जो ज्ञान भंडागार है, जिसमें आज पाटन का अधिकतर कलेक्शन है, उन पे भी रिसेंट टाइम में काफी स्टडी हुई है और वो उस व्यापक स्तर को दिखाता है जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग जैन समाज में हुई। ये जो जैन भंडागार थे, इनका केवल कम्युनिटेरियन पर्पस या कम्युनिटेरियन इंटरेस्ट नहीं रहा। ये इनका पर्पस केवल अपने धर्म की सेवा नहीं, इनका पर्पस पूरे भारतीय बौद्धिक परंपरा की सेवा था। और इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा वादी पार्श्वनाथ मंदिर का, जो पाटन में है, जहां पर जैसलमेर के भूर्ज पत्रों को पन्ने पर लिखा गया 1425 से 1435 के बीच में आचार्य जिन भद्रसूरि की इच्छा। जो महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें यह है कि इसमें न्याय और अद्वैत वेदांत के अनेक टेक्स्ट मौजूद है। एक जैन आचार्य के आदेश पर उन न्याय और अद्वैत वेदांत के ग्रंथों को इन भंडागारों में सुरक्षित किया गया, जो जैसलमेर में उससे पहले से भी संरक्षित थे। इसी कारण जेई कॉट अपने आर्टिकल में इस चीज की ओर इशारा करते हैं, इस चीज पर फोकस करते हैं कि जैन भंडागार बहुत सारे ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के सर्वाइवल का कारण है। और उनको मैं कोट यहाँ पर करूंगा कि since the Jainas have been quite catholical in their attitude towards the collection and retention of texts, the Bhandar collections have also included valuable Brahmanical and Buddhist texts that would have otherwise lost to posterity। यानी उन टेक्स्ट को भी जैन भंडागारों ने संरक्षित किया, जो उस संरक्षण के बिना आज हमारे सामने उपलब्ध नहीं होते, जो काल कबलित हो जाते। और इसी कारण हम ये भी देखते हैं कि जो अजैन दर्शन के स्कूल थे, जो अजैन दर्शन थे, उनके ग्रंथों का संरक्षण ज्ञान भंडागारों में हुआ। और जैन जो साहित्यकार थे, जो जैन विद्वान थे, वे स्वयं में भी
जैन दर्शन, जैन स्कूल ऑफ फिलोसफी से जा सके। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मुझे मिला पद्मनाभ एस जैनी के आर्टिकल में। पद्मनाभ एस जैनी जैन दर्शन के, जैन कल्चर के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने पाया कि अहमदाबाद में, विशेषतः गुजरात में, श्वेतांबर जो समुदाय है वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को का प्रयोग कर रहा है, इसका नाम है वसुधर धरणी। और ये वसुधर धरणी जो टेक्स्ट है ये अहमदाबाद और गुजरात क्षेत्र के जैन भंडागारों में बहुत पहले से प्राप्त है। तो ये एक अनेकांतिक दृष्टि ही है जिसके माध्यम से न केवल एक बुद्धिस्ट, एक बौद्ध टेक्स्ट का संरक्षण किया गया, बल्कि उस टेक्स्ट का श्वेतांबर लोग यानी जैन लोग अपने दैनंदिन जीवन में प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार उसमें उनके सिद्धांत के अनुकूल चीजें और एक सत्य के अनुकूल चीजें मिली। पद्मनाभ एस जैनी भी इसी चीज को पॉइंट आउट करके कहते हैं कि जो एक उदार एटीट्यूड, एक लिबरल एटीट्यूड हमको दिखता है मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर जैन समाज में, वो उसका अनेकांतिक अप्रोच है। और इसी कारण बहुत सारे जैन आचार्यों ने, जैन विद्वानों ने अजैन ग्रंथों पर, अजैन टेक्स्ट पर अपनी कमेंट्रीज भी लिखी और उनको अपने भंडागारों में सुरक्षित रखा। इससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला कुमार संभव पर झाऊ पंडित की व्याख्या, झाऊ पंडित की टीका, जो एक तरह से जैन कमेंटरी ट्रेडिशन को दिखाता है नॉन जैन फिलोसॉफिकल और लिटरेरी वर्क्स पर। इस टीका की जो पांडुलिपि है उसको मैं नहीं देख पाया, लेकिन इसका अपना साहित्यिक महत्व होगा जिस पर फर्दर रिसर्च की आवश्यकता है। ऐसी एक और पुस्तक है ट्रेजर्स ऑफ जैन भंडारा। इसमें पूरा एक हमको सूची मिलती है कि नॉन जैन वर्क्स और उनकी विभिन्न विधाएं जैसे वेद, गीता, व्याकरण, काव्य और दर्शन, इनके ग्रंथों को कैसे न केवल प्रिजर्व किया गया बल्कि इन पर टीकाएं लिखी गई, इन पर व्याख्याएं लिखी गई। जैन भंडागारों में ऐतिहासिक महत्व की मैन्युस्क्रिप्ट भी मौजूद है, ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियां भी उपस्थित है, जो उस समय की हिस्ट्री राइटिंग की, उस समय के इतिहास के लेखन के लिए इतिहास के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है, जिस पर और शोध आगामी समय में मेरे ख्याल से अपेक्षित रहना चाहिए। इसी के साथ जो मुख्य मेरे टॉपिक थे वो टॉपिक यहीं पर इसी पॉइंट पर समाप्त होते हैं। अगर हम बात करें तो पूरे जो ये एक हमारा टॉपिक था, एक वास्ट टॉपिक था, जैन सिग्निफिकेंस ऑफ जैनिज्म इन लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, और उसका बौद्धिक और साहित्यिक क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन, उसका महत्व, तो जैनों का पूरा योगदान अपने आप में उनके अनेकांतिक स्पिरिट को दिखाता है। ये पूरा योगदान अपने आप में ही अनेकांतिक दर्शन का एक परिचायक है। चाहे फिर वो कन्नड़ साहित्य में महाभारत और रामायण जैसे टेक्स्ट को लोकल ट्रेडिशंस में मर्ज करना हो, या फिर वो तमिल साहित्य में अजैन कहानियों पर, अजैन प्लॉट्स पर ग्रंथ लिखना हो, या फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट में अजैन दर्शन के टेक्स्ट पर कमेंट्रीज हो, या फिर वो व्याकरण के ग्रंथों के माध्यम से पाणिनीय और अपाणिनीय व्याकरण के तंत्रों का संरक्षण हो। ये पूरा जो जैन धर्म ने अजैन और मुख्यतः भारतीय साहित्यिक और दार्शनिक परंपरा को योगदान दिया है, ये अपने आप में उनके अनेकांतिक स्पिरिट को, उनके अनेकांतिक व्यू पॉइंट को दिखाता है, जो मेरे ख्याल से जैन धर्म का भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को सबसे बड़ा योगदान। बस इसी के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहूंगा। मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ जैन फाउंडेशन का, जिन्होंने ये अवसर मुझे आज दिया कि मैं कुछ बात यहाँ पर रख सकूं, कुछ चर्चा, परिचर्चा और डिस्कोर्स यहाँ पर कर सकूं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आप सबका, जो अपने बहुमूल्य समय में यहाँ पर आए और जिन्होंने अपनी बात, मेरी बात सुनी। और मैं आशा यही करता हूँ कि इन विषयों पर आगे रिसर्च और आगे डिस्कोर्स हो, जिससे न केवल जैन धर्म की समृद्धि का भान हो, बल्कि हमारी इंडिक सिविलाइजेशन का, हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारी भारतीय सभ्यता की महानता का हमको आज के समय में बोध हो। आप सभी को का पुनः आभार। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच क्षितिज जी। मुझे लग रहा है थोड़ा समय हमें कम पड़ा, मीन्स आपको बहुत रश करना पड़ा और कंटेंट बहुत ज्यादा था, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी और समय थोड़ा कम पड़ा। बट मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है उसके बारे में आज के सेशन में हमें बताया, जिसमें आपने लिटरली ट्रेडिशन के अंदर 5 भाषाओं के अंदर रचे गए साहित्य के बारे में बहुत डिटेल में और उनका कल्चरल और भाषा को समृद्ध बनाने में जो योगदान, उसके बारे में बहुत अच्छा हमें ज्ञान प्राप्त करवाया। साथ ही साथ जैन न्याय का इंडियन लॉजिक सिस्टम में जो योगदान है उसके बारे में, जैन दर्शन के प्रमुख बिंदु, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड उसका जो प्रेजर्वेशन है
उसके ऊपर आपने आज ये पूरा सेशन लिया, उस बदल मैं जैन फाउंडेशन की ओर से और जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से, हमारे व्यूअर्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका अमूल्य समय थैंक इस यू। मंच के ऊपर देने के लिए। और इतनी यंग एज के अंदर आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, और आज आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, इतनी स्टडी की है, वो हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत थैंक यू। मैं थैंक दो यू सो मच। मिनट मुझे मालूम है समय हो गया है, बट फिर भी अगर किसी को प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, और पर्सनली भी अगर आप क्षितिज जैन से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें जैन फाउंडेशन के नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे हम आपको उनसे कनेक्ट करवा सकें। सो आई गेस क्षितिज जी एज सच कोई प्रश्न नहीं है। सब लोग एक जन का रिक्वेस्ट आया था कि अगर क्षितिज जी उनका पीपीटी हमारे साथ शेयर कर सकें, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनसे कनेक्ट करवा के आपके पास से पीपीटी लेके उनसे शेयर कर दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, नो इशू। जी। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले ये कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट जैन टॉक्स के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जो भी जैन पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन सेंसस बोर्ड के अंदर ही जो जुड़े हुए हैं, उसके ही एक मेंबर हमारे साथ जैन टॉक्स के ऊपर जुड़ने वाले हैं, और वो हमें इस विषय का ज्ञान देंगे। तो आप सब उस जैन टॉक्स के सेशन में भी जुड़िएगा। 155th जैन टॉक है हमारा नेक्स्ट सैटरडे को। सो इसी के साथ आज के टॉक सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सर्व भूवे सो वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम श्री जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई, जय जिनेन्द्र। जी।